बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने अपने नावल की न्यू एपिसोड रीड करनी है। कौन सी एपिसोड नंबर है? 6 है। 6 एपिसोड नंबर हमने रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। और आए अब एपिसोड की तरफ चलते हैं और देन हम एंड पे कमेंट सेशन रीड करेंगे। और मेरे काका अगर जागता रहा तो उसके साथ बातें कर लीजिएगा, ठीक है? अब मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, अब ये मुझे दे दो। सॉरी याले बहना, सर को झुकाए, कान को इस तरह पकड़े, मुंह को लटकाए। वो इस तरह खड़ा था कि याले रोते रोते मुस्कुरा दी। सबस आंखों में आंसू लिए गुलाबी होंठों पर मुस्कुराहट सजाई ये लड़की ज़रमील के दिल में उतरती चली गई थी। दिल शिद्दत से चाहा कि इसे अपने दिल में बिठाए, सबकी नज़रों से छुपाए, दूर कहीं बहुत दूर ले जाए। दिल तो शिद्दत से ये भी चाहकर ज़ोर से आरफिन के गाल पर एक हाथ जड़ते, मगर बमुश्किल खुद को काबू के दांतों को इतनी ज़ोर से भेजा कि दिमाग की सारी रगें गुस्से से उपरी हुई थी। आरफिन को गुस्से की नज़र से देखता हुआ रुका नहीं, वहाँ से निकलता चला गया। ओह शिट यार, ज़रमील नाराज़ हो गया, अब इसको भी मनाना पड़ेगा, आरफिन ने बड़ी बेचारगी से कहा। मगर वो क्यों? आसिया ने मासूमियत से आरफिन से सवाल किया। अरे बड़ी मामी, याले को जो रुलाया। फिर तो अपनी जगह बिल्कुल राइट है, बल्कि मैं तो कहती हूँ ज़मील को एक हाथ तुम्हारे जड़ना ही चाहिए था, राबिया ने भी नाराज़गी से कहा। तो फिर ठीक है, ये सज़ा मैं भुगत के आता हूँ, वरना आपके लाडले भतीजे साहब का डिनर का सारा मज़ा बदमज़ा कर देंगे। वो याले के सर पर हाथ रखता वहाँ से चला गया ताकि ज़रमील को मना सके। अब ये सब कुछ छोड़ो, ये मुलाजिम साफ़ कर लेंगे, तुम चलो यहाँ से। आसिया ने इसका हाथ थामा जो कान साफ़ करने झुकती जा रही थी। और फिर सब डाइनिंग टेबल पर आकर आगे आरफी ने बड़ी मुश्किल से ज़रमील को मना लिया था। माहौल पहले जैसे खुशगवार हो गया। फ़हीम अहमद भी ऑफिस से आ गए थे। डाइनिंग टेबल पर सबको इकट्ठे देखकर बहुत खुशी हुई। याले की मौजूदगी पर तो नहायत खुशगवार हैरत भी हुई। डिनर अच्छे माहौल में किया गया। सारी डिशेज बहुत मज़ेदार और लजीज बनी थी। आसिया ने आज खास तौर पर बहुत एहतमाम किया था। काफ़ी देर गपशप के लगाने के बाद सब अपने अपने पोर्शन में अपने बेडरूम में चले गए। आज खाना बहुत मज़ेदार बनाया आपने, और सबको इकट्ठे देखकर तो और खुशी हुई थी। फ़हीम अहमद बहुत कम खाने की तारीफ़ करते थे, मगर फिर भी जो मिल जाता चुपचाप खा लेते थे। जी आप ज़रूर कह रहे हैं, और याले आई मुझे तो और ज़्यादा खुशी हुई है। इसका मतलब आगे के हालात बेहतर नज़र आ रहे हैं। आसिया ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपनी हल्की फुल्की ज्वेलरी उतार रही थी, और वो जिन हालात का जिक्र कर रही थी फ़हीम अहमद बखूबी समझ भी गए थे। इंशाल्लाह, और आपके साहबजादे भी राह रास्त पर आ गए। मगर एक बात जहन में और भी याद रखिए, हालात जैसे भी रहें, बहरहाल आखिरी फैसला तो अरशद का ही होगा, क्योंकि हमने इसे ज़ुबान दी है। अरशद अब्बा लगता ना सारे आदा। फ़हीम अहमद बैकग्राउंड से टेक लगाए लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कोई काम कर रहे थे। नहीं फ़हीम साहब, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी भी और ज़रमील के साथ ज़्यादती भी। और फिर आखिरी फैसले का इख्तियार तो याले को मिलना चाहिए ना, आखिर को वो ज़रमील की बीवी है। आसिया वहीं बेड पर फ़हीम अहमद के सामने आकर बैठ गई। बीवी? वही बीवी जिसे ज़रमील खुद शादी के दूसरे दिन की सुबह ही छोड़ कर गए थे। और ये भी मत भूलिए कि अगर ज़रमील याले का शौहर है तो अरशद याले का भाई है। जो अरशद कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने अरशद को ज़ुबान दी है। अपनी ज़ुबान ही वाड़ के सोटे थे। फिर उन्होंने लैपटॉप पर से नज़र हटाकर सर्द लहजे में आसिया से कहा, मगर मुझे लगता है कि ज़रमील और याले के दरमियान में सब कुछ ठीक हो गया। इनके चेहरे पर परेशानी हवेदा थी। बेशक ठीक हो गया, मगर अरशद आ जाए फिर देखते हैं क्या होता है। 2 साल का अरसा कम नहीं होता आसिया बेगम। इन 2 सालों में याले ने जिस कदर तकलीफ़ उठाई, इसमें सबिक वाकिफ़ है। अरशद सिमरन ने किस तरह इस मासूम सी बच्ची को संभाला, सब जानते। याले के दुख दर्द, इसकी बिगड़ती हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ज़रमील है, जिसे अरशद नज़रअंदाज न कर सके। कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अरशद को तो हमल से समझाएं। नहीं, मगर क्यों फ़हीम साहब? आखिर कोई हमारे इकलौते बेटे ज़रमील की ज़िंदगी का सवाल है। आसिया अरशद इस वक्त इस कदर गुस्से और जज्बात में कि अगर इन्हें समझाएंगे तो मज़ीद बिखरेगा, और इसलिए सब कुछ हालात के धारे पर छोड़ दो। एक बात पूछूं? क्या आप भी चाहते कि ज़रमील का बसा बसाया घर टूट जाए? चाहा तो मैंने ये भी था कि ज़रमील और याले की शादी हो जाए, मगर देख लो इस ज़बरदस्ती शादी का रिजल्ट आज सबके सामने। मगर जो गुजर गया वो कल था। आज ज़रमील अपने किए पर शर्मिंदा है और पछता रहे हैं, अपनी गलती को सुधारना चाहते हो। और आपने आज देखा नहीं वो किस कदर खुश थे। इनकी आंखों में याले के लिए कितनी चमक थी। मुझे सब नज़र आ रहा है, मगर ये एक तरफा भी तो हो सकता है। आप कैसे कह सकती हैं कि याले मान जाएगी? मेरा दिल कहता है वो भी ज़रमील को माफ़ कर चुकी है। इन्हें याले की आंखों में ज़रमील के लिए नरमी नज़र आई थी। ये सब मफरूज़े हैं कि आसर आई है, और असल हकीकत यह है कि अरशद जो फैसला करेंगे वो सबको मानना पड़ेगा। अब आप जाकर सो जाए, मुझे कुछ देर और काम करना है। फ़हीम अहमद ने इनकी आंखों में आई नमी को इग्नोर किए अपनी नज़रें दोबारा से लैपटॉप पर टिका दी। आसिया ने खामोशी से कुछ लम्हे इन्हें देखा, फिर अपनी नमी को अपने अंदर दफन करती हुए अपनी जगह पर आकर लेट गई। इसका मतलब अभी सबसे बड़ा इम्तिहान होना बाकी है। आंखों को बंद किया आसिया ने दुख से सोचा। फ़हीम अहमद ने एक अफसोस भरी नज़र इस पर डाली, जो सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहती थी, मगर वो भी क्या करें, इस पर खुद गर्जाना होकर नहीं सोच सकते थे। अच्छा जी। मकसूम ने जैसे अपने बेडरूम में कदम रखा, टीवी पर चलते म्यूज़िक की तेज़ वॉल्यूम ने इसका स्वागत किया। इसने बेसाख्ते नज़र टीवी पर डालकर सामने बेड पर नींद दराज आरफीन पर नज़र डाली।
पूरे कमरे में नुसरत फ़तेह अली खान की कवाली इस कमर की गंभीर खामोशी को तोड़ रही थी। मेरी आंखों को आंखों का किनारा कौन देगा, समंदर को समंदर में सहारा कौन देगा। शायद इसका आज मूड सोने का कतई नहीं था जब भी इस कदर फुल वॉल्यूम में ये गज़ल सुन रहा था। वो भी फिलहाल इनका इरादा तरक्की सोफे पर जाकर टिक गई। बैट ग्राउंड से टेक लगाए आरफी ने एक सरसरी सी निगाह गलत इस पर डाली, फिर दोबारा निगाहें टीवी पर मरकूज कर दी। इस वक्त जाने की गज़ल इसके दिल की अक्कासी कर रही थी। मकसूम ने बेसाख्ता मुड़कर पीछे आरफिन को देखा जो जाने कब से बगौरी से तक रहा था। इन निगाहों में इस कदर सवालात के एक लम्हे के लिए झेंप सी गई। वो जानती थी कि वह सवालात क्या है, मगर वो जानकर इन सवालात से निगाह चुरा चुकी थी। आरफिन इसकी नज़र चुराने पर हौले से मुस्कुरा दिया। कुछ ही टाइम लगा होगा, इसका मोबाइल बजने लगा था। मकसूम ने अपना मोबाइल देखा जहाँ स्क्रीन पर सोमी कॉलिंग जगमगा रहा था। मकसूम का दिल खुशगवार हालत में धड़कने लगा। इसने फ़ौरन से पेशतर मोबाइल का बटन प्रेस करके कान से लगा। हेलो। वो एक कान पर हाथ रखे दूसरे पर मोबाइल लगा, चीख कर बोली, हेलो हेलो सोमी, सोमी बोलो। आरफिन के तो चौका ध्यान के था कि इस वक्त इसी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा से सोमी का नाम सुनकर टीवी का वॉल्यूम बंद कर चुका था। सोमी सद अफसोस की लाइन कट चुकी थी। वो मोबाइल लिए खुशी खुशी आरफिन के पास भागे चले और बेसाख्ता कुछ भी सोचे समझे बगैर इसके पास बैठ गई। आरफिन देखिए सोमी का फ़ोन आया। मगर आरफिन इसे सुन कर रहा था, तो इसके यूँ अचानक नज़दीक आकर बैठने पर दिलकशी से देख रहा था। लेकिन कोई बात ही नहीं हो सकी। मैं ट्राई करती हूँ। वो फिर से कॉल बैक करने लगी, मगर अफसोस के पावर ऑफ होने का मैसेज दिया जा रहा था। इसका चेहरा मुरझा कर रह गया। इसका मतलब है सोमी यही कराची में। वो मायूसी से मोबाइल तकने लगी कि कोई बात नहीं हो सकी। इसने आरफिन को देखा जो इसे बगौर तक रहा था। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आपको भी अफसोस है ना कि सोमी से बात नहीं हो सकी, मगर आप फिक्र मत करें, मैं भी ट्राई करूँगी, बल्कि बार बार ट्राई करती हूँ। इसने जैसे कॉल बैक करनी चाहिए आरफिन बोल पड़ा, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी सोमी की फ़िक्र करनी चाहिए? उल्टा सवाल दाग कर इसे कंफ्यूज कर दिया, मगर बहुत जल्द इसने खुद को संभाल भी लिया। मेरा तो ख्याल है कि आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अच्छा, मगर क्यों? सवाल फिर किया गया और मकसूम इससे पहले कि मजीद कुछ बोलती आरफिन फिर टोक गया। लेकिन इस क्यों का बहुत सोच समझ कर जवाब देना। मकसूम इसके सवाल पर उलझ कर इसे देखने लगी, उसके सवाल पर गौर भी करने लगी। क्या हुआ? आरफिन इसके पुरसोच चेहरे के आगे हाथ लहरा। आरफिन आपने तो मुझे बिल्कुल ही उलझा के रख दिया। आरफिन धीरे से हंस दिया और हाथ बढ़ाकर इसका रुखसार थपथपाया। गुड नाइट। फिर आरफिन ने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया और ब्लैंकेट ओढ़े करवट बदल गया। मकसूम इसको उलझन भरी नज़रों से देखती रहेगी, फिर खामोशी से उठी, लाइट ऑफ करके बेड की दूसरी साइड पर आकर लेट गई। मगर नींद जाने की से आंखों से रूठ गई थी। अंदर इस कदर सुनाटा क्यों था वो समझने से कासे थे। जाने किस पर बोझल पल के रुखसार पर गिरी और नींद की वादियों में खोती चली गई। क्योंकि तो ज़हन फारगा। इसकी अभी आंख लगी थी। महसूस हुआ जैसे कोई वजनी शय इसके ऊपर हो, और धीरे धीरे इसके चेहरे पर किसी की पुरतपश लमस की हिद्दत इस कदर जोरावर थी कि इसकी आंख खुल गई। नाइट बल्ब की रोशनी में जरमील का चेहरा बहुत वाज़ेह हुआ। इन खौफजदा सबस आंखों में जरमील ने अपने सुरमई कांच काट दिए। इस दफ़ा मुझे बेटी चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। इस फसूं भरी खामोशी पर नहायत धीरे से सरगोशी हुई थी। याले की तो जैसे जान मुश्किल में पड़ गई थी। इसका एक एक उज़ू कांप रहा था, इस ठंडक से, इसकी बेहद नज़दीकी गुर्बत से, और इस पर इसकी बेबाक गुफ्तगू से। याले ने थोड़ी हिम्मत करके अपनी हथेली इसके चौड़े सीने पर रखकर इसे हटाना चाहा, मगर जरमील ने अपनी मजबूत हथेली में इसका नाजुक हाथ कैद कर लिया। अब ये नामुमकिन है कि तुमसे एक लम्हे के लिए भी दूर हो। मुझ जैसे सख्त बिजनेस टाइकॉन, सख्त जान को तुमने मोहब्बत की इतनी मजबूत जंजीर में कैद कर लिया कि ना तो तुम इस मोहब्बत से छुटकारा पा सकती हो, और ना ही मैंने ये जंजीर तोड़ना चाहूँगा। इसने हौले से अपने लब इसके हाथ की पुष्ट पर रख दिया, लेकिन तो सिट्टी गुम हो गई। इसके तो तसव्वुर ने भी नहीं किया था कि जरमील इसके बेडरूम में भी इसके बेड पर इसके इतने करीब भी आ सकता है। इसी पल दरवाजे पर दस्तक दी जाने लगी। वजह से होश की दुनिया में आई। जरमील से अपना हाथ छुड़ाने की सही करने लगे। दरवाजे पर कोई है जरमील, प्लीज़ छोड़े मुझे। इसने इसके पहाड़ जैसे वजूद को हटाना चाहा, मगर इसमें तो मामूली से भी जंबिश नहीं हुई। उफ़ वो यार, इस वक्त क्यों डिस्टर्ब करती है। जरमील के चेहरे पर हल्की सी बेजारी सी आई। वो इसके दूसरे साइड पर लेटा था। याले तेजी से उठी, मगर जरमील ने इसकी कलाई थाम ली। याले ने पलट कर देखा था। जो भी है जल्दी फारिग करो इसे। याले कुछ नहीं बोली, अपनी कलाई इसके हाथ से छुड़ाई, क्योंकि इस दौरान दस्तक ज़ोर ज़ोर से दी जाने लगी। वो आगे बढ़ी, दरवाज़ा खोला तो वहाँ सिमरन थी। जी सिमरन भाभी, कैसी, कहिए। वो इस कदर ठंड में भी पसीने पसीने हो गई थी। बेडरूम में जरमील की मौजूदगी ने ठंडक तक सहमा दिया। अरे याले, तुम इस कदर काम क्यों रहे हो? सब खैरियत तो है ना? सिमरन इसकी हालत पर घबरा के इसके माथे पर हाथ रखा जो बिल्कुल सर्द हो रहा था। याले क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं सिमरन भाभी, असल में ठंड भी तो बहुत है ना। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। ये डर भी था कि जरमील की मौजूदगी का पता न चल जाए। आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? सिमरन को तसल्ली नहीं हो रही थी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आप इस वक्त क्यों? खैरियत तो है ना सब? वो जल्द से जल्द सिमरन को फारिग करके जरमील को यहाँ से निकालना चाहती थी। खुदा ना ख्वास्ता अर्शद को पता चल जाता तो जाने कौन सा तूफान आ जाता। हाँ देखो ज़रा, मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गया। मैं यहाँ रज़ा की फ़ीडर लेने आई थी। वो फ़ीडर के लिए रो रहा है। वो तो मैंने मामा के बेडरूम में रखती थी। ओके मैं ले लेती हूँ, अब तुम सोचो। वो मुस्कुराती हुई इसका गाल थपथपा के चली गई। याले ने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और दरवाजे से टेक लगाए अपने तेज़ धड़कते दिल पर हाथ रखे। आंखों की सख्ती से मेचे अपनी गैर होती हालत पर काबू पाने की सही करने लगी। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो सांसों की रफ्तार थम सी गई। जरमील जो इसे बगौर तक रहा था, बेड से नीचे उतरा और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता बिल्कुल इसके नज़दीक आकर ठहर गया।
दोनों हाथ इसके दाएं बाएं टिकाकर इसके चेहरे पर झुकता चला गया। याले की टांगें बुरी तरह कपकपाने लगी, सब्ज आंखों में नमी सी आ ठहरी थी, हद दर्जा गोरी रंगत में सुर्खी सी घुलने लगी थी, गुलाबी होंठ अलग इसके लमस से थरथरा रहे थे। याले की टांगें बुरी तरह कपकपाने लगी थी, सब्ज आंखों में नमी सी आ ठहरी थी, हद दर्जा गोरी रंगत में सुर्खी सी घुलने लगी थी, गुलाबी होंठ अलग इसके लमस से थरथरा रहे थे, स्याह पलकों की झालर लरसने लगी थी। जरमील ने दिल लूट लेने वाला ये मंजर नहायत दिलकशी से देखा और फिर इसकी साफ शफाफ गर्दन पर झुककर अपने दहकते लब रख दिए। याले रीढ़ की हड्डी तक सनसना उठी थी। जरमील ने झुककर इसके नाजुक वजूद को किसी कांच की गुड़िया की तरह अपने बाहों में भर लिया और चलता वैसे बेड तक लाकर आराम से लिटा दिया। वो जो बेडरूम में मामूली सी भी लैम्प की रोशनी थी वो भी हाथ बढ़ा के गुल कर दी। याले की हर मज़ाहमत इसकी मजबूत पनाहों में दम तोड़ती चली गई। नजमा फजर की नमाज़ पढ़ने उठी थी। इनके सर में शदीद दर्द हो रहा था। सोचा पहले चाय का पानी रखते हैं, नमाज में अभी टाइम बाकी है। जब तक वो फजर की नमाज़ अदा करेंगी इतनी देर में चाय भी तैयार हो जाएगी। वो अपने बेडरूम से बाहर निकली, सामने नज़र उठी। जरमील नीचे जा रहा था। वो अपने वाइट मलमल के कुर्ते के बटन लगाए तेजी से सीढ़ियाँ पुल करके था। इन्हें याले का ख्याल आया। वो यकीनन इसी के बेडरूम से निकला था। वो तेजी से याले के बेडरूम की सिमट पड़ी। दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। नज़र सीधी बेड पर पड़ी थी। ब्लैंकेट आधा ऊपर और आधा नीचे कारपेट पर पड़ा था। बेड की चादर पर लातादार शिकने पड़ी हुई थी। दोनों ने इधर उधर देखा, याले कहीं नहीं थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो वॉशरूम में थी। नजमा के बहुत से सोचों के दर खुल गए। वो समझ गई कि याले की बदलती रंगत तो इन्होंने इस्लामाबाद से आने के बाद ही नोट कर ली थी, मगर वजह ये होगी इनके तो महम गुमान में भी नहीं था। मगर बहरहाल जो भी था, हालात सुधरने की नमीद थी। इनके अंदर एक सुकून सा था, एक खुशगवार सा एहसास पैदा हुआ था। वो होले से मुस्कुराती हुई दरवाज़ा बंद किए किचन में चली गई। चल एक जवाब तो तेरे ज़हन से सिर उठल लिया। गाड़ी एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। रेहान शेख गाड़ी ड्राइव करने के साथ साथ वानी से बातें भी कर रहे थे। बाबा मैं अब कभी भी पाकिस्तान नहीं आऊँगी। वो भी तक खौफजदा और सहमी भी थी। हाँ वानी बेटा, मेरा भी यही ख्याल और इरादा। इन्होंने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। रास्ते में बेकरी पड़ी थी। रेहान शेख ने गाड़ी रोक दी। मैं ज़रा कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। पी ली मेरे बेटे ने दवाई? चलो आ जाओ इधर। अच्छा, और अपने चक्कर में मुझे भी भूखा रखा हुआ है। फ्लाइट में भी 2 घंटे बाकी हैं, जब तक हम कुछ खा पी लेते हैं। ओके बाबा, अब तो बाकी मुझे भी भूख सता रही है, आप लेकर आ जाइए। इसने चेहरे पर सिर्फ अपने अजीज़ जान बाबा के खाते ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई, वरना दिल अंदर से बहुत घबरा रहा था। अजीब अजीब से वहमात से डरा रहे थे, जिन्हें वो जाहिर करके मजीद रेहान शेख को और परेशान नहीं करना चाहती थी। रेहान शेख गाड़ी से उतरकर अंदर बेकरी में जा चुके थे। कम ऑन हरी अप। इसकी तरफ का दरवाज़ा किसी ने ज़ोरदार झटके से खोला और वो बुरी तरह डट के सामने देखने लगी। फिर जिस आसेब से वो छुटकारा पाकर वो बहुत दूर जा रही थी, वही आसेब इसके सामने अपने शिकंजे खोले खड़ा था कि लम्हा भर भी ना लगे और वो अपने मजबूत शिकंजे में जकड़ ले। बेटे आपके ठंडे ठंडे पाँव लग रहे हैं मुझे। सामने अफरीदी खड़ा नहायत गुस्से से इसे देख रहा था। वानी ने कुछ देर यकीनी बेयकीनी की नज़रों से इसे देखा। जुबान तो वैसे ही तालू से जा चिपकी थी। इसने रुख मोड़ के बैकर की तरफ देखा कि रेहान शेख आ जाओ, इसे इस आसेब से बचा ले। जल्दी करो, आहिस्ता से धाड़ा। लंबे चौड़े अफरीदी के आगे भला इसका नाजुक वजूद क्या मानी रखता हो, अपना बचाव कैसे कर सकती? उप्स सॉरी, मैं तो भूल गया कि तुम एक। अफरीदी ने जो इशारा किया वो अच्छी तरह समझ गई थी। अफरीदी ने जिस तरह इसकी कमज़ोरी का मजाक उड़ाया था, इसे शदीद तरीन नफरत महसूस हुई थी। और इससे पहले कि वानिया कोई कार्रवाई करती, अफरीदी ने हाथ बढ़ाकर इसे एक झटके से खींचा और किसी मोम की गुड़िया की तरह इसके बाजू में समा गई। छोड़ो मुझे जंगली वहशी जानवर, छोड़ो मुझे। वो खूब इसको मुक्कों से मार मार के इसको गालियों से नवाज रही थी। अफरीदी जिसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी, वहाँ मामूली सी मुस्कुराहट दौड़ आई। अच्छा, आज तुम्हें इस जंगली वहशी जानवर का सबूत भी मिलेगा। इसे अपनी गाड़ी में पटक के हुए इसकी तरफ का दरवाज़ा लॉक के तेजी से ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुआ और जन से गाड़ी भगा ले गया। रेहानशे किसी शॉपर हाथ में लिए वापस है तो गाड़ी खाली थी। पिछली सीट पर वानी की बैसाखी रखी हुई थी, मगर वानिया गाड़ी में नहीं थी। शॉपर इनके हाथ से गिर के वो सही माने में परेशान हो गए। वानी वानी बेटी। वो इधर उधर देखने लगे। कई आते जाते लोगों से पूछा भी, मगर सबने लालमी का इजहार किया। बिलाखिर एक शख्स ने बताया, कोई आदमी आया था, लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा सा। वो आपकी बेटी को ज़बरदस्ती गाड़ी से उठा कर ले गया। रेहानशे एक सेकंड में समझ के कि होना वो अफरीदी होगा। इनके जिस्म में लहू लावा बनकर दौड़ने लगा। बस नहीं चल रहा था कि इस वक्त अफरीदी सामने और इसका रेशा अलग कर दें। इसके जिस्म के इतने टुकड़े करें कि कई जन्म लग जाए, मगर वो अपने जिस्म के टुकड़े ना गिन सके। वो बहुत कुछ सोचते हुए तेरी से गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और तेरी से वहाँ से निकले थे। वानी की आंख खुली तो खुद को किसी नरम गरम बिस्तर में पाया। मुलायम सा ब्लैंकेट इसके ऊपर था। इसने अपने अतराफ का जायज़ा लिया तो कमरे में इसके अलावा कोई नहीं था। गुजरा लम्हा इसकी कटोरा आंखों में किसी फिल्म की तरह चलने लगा। आखिरी मंजर याद आया जब अफरीदी ने इसे गाड़ी में डाला था तो वो लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अफरीदी ने इसे अपनी जानिब खींचा तो उसका सर इसकी चट्टान जैसे मजबूत शाने से लगा था। वो तो पहले भूखी थी, ऊपर से अफरीदी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो खुद को संभाल ही नहीं सकी और अक्ल खुद खोती चली गई। बहुत जल्द ये एहसास भी हो गया कि अफरीदी ने इसे अगवा कर लिया।
इसने तेजी से ब्लैंकेट को खुद से दूर फेंका जैसे वो कोई अछूत हो। बड़ी मुश्किल से बेड से नीचे उतरी। आज इसके पास इसकी बैसाखी नहीं थी जिसका इसे शिद्दत से एहसास हुआ। बेड के सहारे से खड़ी हुई और एक पैर के सहारे से गिरती पड़ती वो कमरे से बाहर तो निकल ही गई। सामने टीवी लाउंज था, फुल स्क्रीन का टीवी ऑफ था। वहाँ भी कोई नहीं था। इसने इधर उधर देखा, घुमाकर नजरें दौड़ाई। बराबर में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा हाथ खुला था। क्या फरीदी वहाँ होगा? सबसे पहला ख्याल यही जेन में कूदा और इस ख्याल से इसके जिस्म, इसकी रगों में, इसके खून, इसकी रगों में नफरत की शदीद लहर दौड़ी थी। दिल ने शिद्दत से गवाही दी कि आज इसे इस जहाँ से ख़त्म ही करते। वो आहिस्ते से चलती हुई दीवार का सहारा ले डर और खौफ के ज़रिए से इस कमरे तक पहुंची। एक जस्तजू भी थी कि आखिर वो इस कमरे में कर क्या रहा है। इसकी नज़र साइड में रखे आयरन मिरर पर पड़ी जहाँ एक भारी सा शोपीस रखा हुआ था। वो इसने उठा लिया ताकि अपने बचाव के लिए कुछ तो कर सके। बस सहारे से चलती हुई कमरे के अंदर आ गई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। कमरा खाली था मगर नहीं, वहाँ कोई और भी था। शायद नहीं, यकीनन बेड पर कोई था। वो दीवार पकड़ती बेड तक आ ही गई थी। बेड पर कोई ब्लैंकेट डाले सो रहा था। अब फानिया ने बगौर वो चेहरा तका था। छोटा सा नाजुक सा चेहरा था और किसी ज़माने में यकीनन ये चेहरा होशरुबा हुसन रखता होगा जिसे आज वक्त की गर्दों को बाहर ने कमला दिया था। वानिया बहुत गौर से चेहरा तक रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपना कल देख रही हो। वो चेहरा इसके चेहरे से बहुत मुशाबत रखता था। और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये थी कि इसकी सराहदार गर्दन और इस पर एक एक काला तिल बिल्कुल इसी जगह जहाँ इसके था। वो आगे बढ़ी और इससे पहले को बेड पर बैठती किसी ने इसके मुंह पर सख्ती से अपनी हथेली रख दी कि इसका सांस घुटने लगा। इसके हाथ से शोपीस गिर गया। इसकी आवाज़ कारपेट की वजह से दब गई। अफरीदी वानिया को घसीटता हुआ इस कमरे से निकालकर वापस इस कमरे में ले आया और नहायत जारहाना अंदाज में इसे फर्श पर बिछे कालीन पर फेंक दिया। इसे गुस्से से एक नज़र देखने के बाद इसने दरवाज़ा बंद किया। आज इन बलोरी आंखों में इसने पहली बार इंतकाम की हवस देखी थी। वरना जितनी बार भी वो इससे मिला अपने लिए नफरत और हकारत के सिवा कुछ नहीं देखा, मगर आज इसका अंदाज बिल्कुल ही अलग था। वानिया का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो पल भर में समझ गई कि अफरीदी के क्या इरादे हैं। इसके नैन कटोरे से आबशार की तरह आंसू बहने लगे। इसे आज अपनी इज्जत महफूज नहीं लग रही थी। नहीं, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता देती हूँ, मुझे जाने दो। वो गिड़गिड़ाकर फरियाद कर रही थी। अपनी इज्जत और नुकसानियत की भीख मांग रही थी। खुद को बचाने के लिए वो हथेलियों के बल से पीछे सरकती जा रही थी। मगर अफरीदी पर आज बदला लेने का जुनून सवार था। इस दहकती आग में वो बरसों से जल रहा था। जिसकी चिंगारियों से इसका वजूद भी खाकस्तर कर देने के दर पर था। होंठों पर खबासत से भरपूर मुस्कुराहट लिए, चेहरे पर पूरी स्टार से चमक लिए वो इसके करीब बढ़ रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतने वास्ते दोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कितनी तंजिया हंसी थी इसकी। वो क्यों अंदर तक खौफजदा होकर रह गई। इसने आगे बढ़कर इसका पैर पकड़कर अपने नज़दीक खींचा। वो ठहरी कमज़ोर अपाहज। भला कहाँ इस देवेकल मर्द का मुकाबला कर सकती थी। खींचती चली और इसके चट्टान जैसे वजूद से बुरी तरह टकराई। महसूस तो यूँ हुआ कि जैसे इस पहाड़ से टकरा कर वो खुद पाश पाश हो गई। भाग रही थी, मुझसे भाग रही थी, वो भी लंदन। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब इतना आसान है? मुझसे छुटकारा पाना बहुत आसान है। अफरीदी ने सख्ती से इसके बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे थे कि वो करा के रह गई। तुम्हारा बाप रेहान शेख, वो बुज़दिल इंसान जब मेरा सामना न कर सका तो तुम्हें लेकर लंदन फरार हो रहा था। वो समझता है कि अफरीदी को कमज़ोर इंसान है जिसकी तरह गिदड़ भपकियों ही देता है। मगर आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा कि बदले की इस आग में झुलसता अफरीदी क्या कर सकता है। अफरीदी ने मोम की गुड़िया की तरह इसे अपने बाजू में उठा और अपने जहाजी से इस बेड पर नहायती बुरी तरह पटक दिया। वानिया तकलीफ से बिलबिला के रह गई। अपने बचाव के लिए दूसरी साइड से उतरने के लिए आगे बढ़ी, मगर इससे पहले अफरीदी ने इसका बाजू पकड़ के फिर से पटका हुआ इसके सीने पर पड़े दुपट्टे को खींचकर पीछे कालीन पर फेंक दिया। वानिया की तो इसे जान ही निकल गई। इसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख लिए। नहीं, खुदा के लिए नहीं, ये गुनाह मत करो। वो बिलक बिलक कर आजी से बोली। गुनाह? वो हंसा तो हंसता ही चला गया। शुक्र अदा करो मिसेस अफरीदी की गुनाह नहीं है। और फिर मजीद इसकी कुछ सुने जोर से इसे जो धक्का दिया तो वो पीछे की साइड पर गिरी थी। साइड टेबल पर रखी तमाम चीज़ें इसके हाथ मारने से नीचे गिरती चली गई। अफरीदी इस पर झुकता चला गया। इतनी मज़ाहमत करती, कहाँ तक मुकाबला करती। वो छोटी सी मोम की गुड़िया, कांच से बना नाजुक सा दिल, इसके एहसास और जज्बात सब इसकी हवस और इंतकाम की निशाना बन गए थे। और फिर चंद ही घंटों में सब कुछ ख़त्म हो गया। इसका गुरूर व अना, इसका एतमाद, इसकी इज्जत व आबरू, इसकी नस्वानियत, सब कुछ। यहाँ तक कि इसका वजूद ही नहीं, इसकी रूह को भी अफरीदी ने अपने पैरों तले बहुत बुरी तरह कुचल डाला था। इसकी दांत में मजरूह होकर रह गई थी। वो टूटती चली गई। इसका एक एक रेशा बिखरता चला गया और वो अब ज़माने के सामने नज़र उठाकर चलने के काबिल नहीं रही थी। एक काश इसी पल ज़मीन फटते हुए वो इसमें जिंदा दफन हो जाती। अफरीदी का आज इंतकाम पूरा हो गया था। इसका मकसद अंजाम को पहुंच गया था। इसने वानी को बेड से नीचे किसी कचरे की तरह फेंक दिया जैसे अब इसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं रही थी। जाओ जाकर अपने बाप से कह देना कि जिस तरह 20 साल पहले इसने शैला अफरीदी को तोड़ फोड़ के फेंक दिया था, आज इसकी गुड़िया भी इसी तरह टूट कर बिखर गई। नफरत से भरी एक नज़र इस पर डालता वॉशरूम में घुस गया, मगर वो सुन कहाँ रही थी। वो अपने अल्फाजों में होती तो सुनती। अक्ल खुद सब गंवाती चली गई। कमरे की हर शय धुंधली सी लगने लगी। सब कुछ जैसे गोल गोल घूम रहा था और घुप अंधेरे में खोता चला जा रहा हो। जहन की स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। आंखों में से भी सारे आंसू खुश्क हो गए थे। गला तो पहले ही चीख चीख के दुख किया था, बल्कि शायद जख्म भी पड़ गए थे। धीरे धीरे आंखें भी बंद होने लगी। हर शय से बेगाना वो अपने सारे होशो खवास खोती चली गई। जिस्म से लगता था रूह भी परवास कर गई थी। इसकी आती जाती थम थम कर चलती सांसें भी रुक गई थी। दिल धड़कना बंद हो गया था। आंखों की पुतलियों पर कोई अक्स नमूदार हुआ था तो वो था इसके शहीद बाप रेहान शेख का। फिर वो नहीं जानती कि आगे क्या हुआ इसके साथ। बड़ा कोई लानती तक कमीना निकले अफरीदी।
ਤੇ तेरी शैला अफरीदी दे नाल जो भी होया सी ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਅੱਡਾ ਤੇ मर्द सी ते जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ लड़दा बेगैरता। वो सुबह उठी, बराबर में देखा आरफिन करवट लिए ब्लैंकेट सर तक ओढ़े बेखबर नींद के मजे लूट रहा था। वो उठी थी, वॉशरूम में गई, मुंह हाथ धोकर बाहर निकली। आरफिन अभी तक किसी पोजीशन में सो रहा था। एक मुस्कुराती नजर इस पर डालती बाहर निकले। राबिया किचन में थी, वहीं चली। आज चूंकि संडे था, वो हलवा पूड़ी का नाश्ता बना रही थी। आहट पर राबिया ने पलट कर देखा। अस्सलाम वालेकुम। मकसूम आगे बढ़ी और अदब एहतराम से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। इन्होंने मुस्कुरा के जवाब के साथ दुआ दी तो मकसूम इनकी दुआ पर झैम कर आएगी। क्या अब अच्छी नहीं लगी मेरी दुआ? राबिया ने इसका झैंपा झैंपा सा चेहरा देखा। अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो गड़बड़ा के रह गई। अब जाहिर सी बात है आरफिन और इसके दरमियान क्या चल रहा था वो तो नहीं जानती थी। अच्छा ये बताइए आप क्या कर रही हैं? इसने मैदे से बने पेड़ों को देखा जो राबिया ने बना के रखे थे। चूल्हे पर आलू की सब्जी और दूसरे पर हलवा चढ़ाया हुआ था। आज चूंकि संडे, इसलिए आरफिन का पसंदीदा नाश्ता बना रही हूँ। कीमे की कचौरी, सूजी का हलवा, छोले आलू का सालन और मैदे की पूरियाँ। एड्डा नाश्ता खाएगा आरफिन? उफ अल्लाह, इस कदर ऑयली नाश्ता। मकसूम ने हैरत से मिली जुली कैफे से ने देखा। इसके अंदाज पर राबिया हौले से मुस्कुरा दी। तुम्हें ये सब नहीं पसंद? सच बोलो, माइंड तो नहीं करेंगी? डर भी था कि राबिया बुरा ना मान जाए। माँ अपने बच्चों की किसी बात का बुरा नहीं मनाती, तुम बोलो। इन्होंने शफकत से देखा। एक्चुअली मैं इतना हैवी ऑयली फूड नहीं खाती। डरते डरते का बस इतनी सी बात? जी। इसने इस बात में गर्दन हिलाई। कोई बात नहीं, पहले नहीं खाती थी मगर अब खाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अब एक नस्ल को परवान चढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने प्यार से इसका गाल थपथपाया था। मैं समझी नहीं। आ जाएगी समझ। फिलहाल तो ये सब प्लेट में निकाल के टेबल पर रखो और आरफिन को भी बुला लो। जी बेहतर। मकसूम ने जल्दी जल्दी सारा नाश्ता करीने से टेबल पर चुन दिया और राबिया के कहने पर दोबारा बेडरूम में आई। आरफिन उठ चुका था, वॉशरूम में था, पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो नहा रहा था जब तक बेड पर पड़ा ब्लैंकेट तय करने लगी। इसी असना में इसका मोबाइल बजने लगा। मकसूम ने ब्लैंकेट को छोड़ा और मोबाइल उठाया जहाँ स्क्रीन पर सोमी कॉलिंग जगमगा रहा था। इसने बेसब्री से मोबाइल ऑन करके कान से लगाया। हेलो सोमी, इसने बेताबी से पुकारा। हाँ मकसूम, मैं बात कर रही हूँ। सोमी कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो और कहाँ हो? इस दौरान आरफिन भी वॉशरूम से निकल कर आ गया। मकसूम पर नजर पड़ी, मोबाइल पर किसी से बात करती बहुत एक्साइटेड लग रही थी। वो समझ गया था फ़ोन के इस पार कौन बात कर रहा होगा। वो बेजार सी शक्ल में टॉवल से बाल रगड़ते ड्रेसिंग टेबल के पास आ ठहरा। मैं भी बहुत खुश हूँ और ठीक हूँ, यही पाकिस्तान में, और तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ सोमी, मुझे भी तुमसे मिलना, बल्कि एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ऑल राइट, कहाँ रुकी हो तुम? मुझे एड्रेस बताओ, मैं आऊँगी। एड्रेस? मकसूम ने इधर उधर देखा। ड्रेसिंग टेबल के आगे आरफिन खड़ा था। जस्ट अ मिनट, जस्ट 1 मिनट। वो तेजी से आरफिन के पास आई, मोबाइल के स्पीकर पर हाथ रखा। प्लीज़ आरफिन, इस घर का एड्रेस बता दें। आरफिन ने पहले बगौर इसके चेहरे से झलकती खुशी को देखा, फिर एक सांस भरता हुआ दराज से पेन और डायरी निकाली और इसके एक सादे कागज़ पर इस घर का एड्रेस घसीटा। थैंक यू। मकसूम इसका स्पार्ट चेहरा देखे बगैर सोमी का एड्रेस समझाने लगी। ठीक है मकसूम, मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना। ओके, आई एम वेट फॉर यू। एंड ये गुड न्यूज़ मैं आरफिन को भी सुनाती हूँ। इसने मुस्कुराते हुए मोबाइल ऑफ कर दिया। इसके चेहरे पर बेइंतहा खुशी के रंग थे। गालों पर पड़ता डिम्पल इसकी मुस्कुराहट से मजीद गहरा हो गया। आरफिन की निगाहें तो वैसे भी इसके सुंदर मुखड़े पर ठहरी हुई थी, मजीद इसके दिल इसके रुखसार पर पड़ते डिम्पल में खोसा गया। दिल ने शिद्दत से गवाही थी कि कोई हल्की सी शरारत की जाए मगर अपने नफ्स पर काबू पाना इसे आता था। आरफिन, आपके लिए खुशखबरी है। रियली? तुम मुझे खुशखबरी सुनाओगी? आरफिन दोनों हाथ सीने पर बांधे पुरशौक नज़रों से सुतकने लगा, क्योंकि एक वजह यह भी थी कि वह सोमी का जिक्र फिलहाल इस वक्त सुनकर अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। मकसूम पहले तो नहीं समझी, जब आरफिन की बात समझ में आई तो बुरी तरह छेप कर रह गई। आरफिन, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था जाने आरफिन? वो एक कदम और आगे बढ़ा और इसे देखकर इस पर शौकियाँ सवार होने लगी। देखिए, आप मुझसे इस तरह की गुफ्तगू मत करें। इसके इस जुमले से हया से सुर्ख पड़ गई। शर्म के मारे घनेरी पलकें भी लरसने लगी। रुखसार पर पड़ता डिम्पल मद्धम पड़ने लगा था। तो फिर कैसी गुफ्तगू करूँ, तुम ही बता दो। वो हौले से मुस्कुरा दिया। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि सोमी आ रही है। इसने खाइफ नज़रों से आरफिन को देखा जो आंखों में शौकी के जहाँ बात किया इसे देख रहा था। अच्छा? आरफिन ने अच्छा को एक सांस भरकर ज़रा लंबा खींचा। तो बिलाखिर इन 4 माह के अरसे में मोहतरमा सोमी साहिबा को आपसे मिलने का ख्याल आ ही गया? होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए हुए दिलकशी से देख रहा था। हो सकता है वो किसी मजबूरी में फंस गई। दबे दबे लफ्ज़ों में इसकी वकालत कर रही थी। और वैसे भी हमारे बीच ये तय हो गया था कि सोमी आ जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, कि बहरहाल आप सोमी की अमानत है। इसने निगाहों का रुखी फेर के जाने को दिल अजीब अंदाज में धड़का था। ये तो अब सोमी साइमा के सामने आ जाने पर पता चलेगा ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ना सिर्फ अपनी शादी छोड़ के भाग गई बल्कि अपने वालिदैन की इज्जत पर बट्टा लगा गई। प्लीज़ आप मेरी दोस्त के लिए ऐसे बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल मत करें, वो बुरा मान गई। आफरीन है, एक तुम पर और एक तुम्हारी दोस्त पर मजाक उड़ाने वाला लगा। सही है, बल्कि तुम चाहिए सी मजाक उड़ाने चंडा मार दो तो मुँह तो दो दी सहेली दे मुँह तो लान तीजी ना हो। देखिए अब आप ज्यादती कर रहे हैं। वो गुस्से में आगे अपने गश्त शहादत इसकी तरफ उठाई। आरफिन इनसे आंखों में झांका जहाँ गुस्सा छलक रहा था। तुम ज्यादती करने देख अब रही हो। इसने इसकी उठी उंगली पकड़ ली। उफ! वो कानों की लोर तक सुरख पड़ गई। आपसे तो बात करना ही फजूल है। इसने झटके से अपनी उंगली खींची और पैर पटक कर जाने लगी कि आरफिन ने इसकी मरमरी कलाई खींची तो वो किसी टूटी डाल की तरह इसके कसरती बातों से लगी। लगता नहीं कि तुम लंदन जैसे आज़ाद माहौल में पली पड़ी हो।
नहायत हौले से कान में सरगोशी करते हुए इसकी झुकी झुकी आंखों में झांक रहा था। क्या मतलब? बमुश्किल पल के ऊपर को उठाई। मतलब ये कि तुम्हारी कोई भी नाज़ो-अदा लंदन के शहरी जैसी नहीं है। आरफिन की गहरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ के बमुश्किल खुद को संभालते हुए अपने आप को इसकी गिरफ्त से हजार से छुड़ाया। मैं आपसे सोमी की बात कर रही हूँ और आप बात का रुख कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं। यानी कि तुमने तहैया कर लिया कि तुम्हें मेरा खुशगवार मूड ख़राब करना है। आरफिन ने इससे 2 कदम पीछे हटकर सीने पर दोनों हाथ बांधे बगौरी से देखा। मकसूम कुछ नहीं बोली, सिर्फ खामोशी से देख कर रह गई। आरफिन ने इसकी खामोशी पर एक लंबी सांस खींची। अच्छा चलो तुम मुझे खुद ही बता दो कि जो लड़की अपनी शादी के एंड टाइम पर भाग जाती है सब कुछ छोड़ छाड़ के, जिसे ना मेहमानों का ख्याल था ना ही अपने वालिदैन की इज्जत का, इस पर महा कमाल कहीं कहें या दीदा दलेरी कि अपनी जगह अपनी फ्रेंड को बिठा देती है, और फिर ज़बरदस्त बात है कि वो 4 माह बाद वापस भी आ रही है और तुम मुझे बस इतना समझा दो कि इसमें खुशखबरी क्या है। ये क्या बार बार भाग गई का लफ्ज़ इस्तेमाल करें? आपको इस तरह मेरी दोस्त की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। वो खासा बुरा मान के बल्कि मुंह बनाकर इसकी सिम से रूखी फेर की, जिस पर आरफिन धीरे से हंसते। इतने बड़े लेक्चर में इसने सिर्फ भाग गई के लफ्ज़ पर गौर किया था। बहुत हैरत होती है मुझे तुम पर, बकौल तुम्हारे कि तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें यहाँ फंसा गई, फिर भी तुम इसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। हाँ तो इसमें गलत क्या है? और आप इसे इत्तेफाक कह लें या फिर मेरी बदकिस्मती कि मैं यहाँ इसकी जगह पर हूँ। मगर ये भी सच है कि ना कोई बड़ी मजबूरी रही होगी, वरना कोई भी लड़की अपनी शादी के एंड टाइम पर नहीं जाती। खैर बदकिस्मती तो नहीं, लेकिन हाँ इत्तेफाक जरूर कह सकती हूँ, वो भी हसीन इत्तेफाक, खासकर मेरे लिए। इसने झुककर इसके कान के पास आकर का मकसूम बुरी तरह घूर कर रखी देखने लगी। ओके बाबा सॉरी, इस तरह घूरो तो मत, नहायत कमज़ोर दिल वाक़ हूँ, हार्ट अटैक ही ना हो जाए। साफ लग रहा था बिल्कुल मुकम्मल मजाक के मूड में, सीरियस बिल्कुल नहीं है। मकसूम ने भी कुछ कहना बेवकूफ़ी समझा और गर्दन इधर उधर नफ़ी में करती वहाँ से हट जाने बेहतर जाना। अच्छा यार सॉरी बोल रहा हूँ ना। आरफिन इसका इरादा भाप कर तेरी से इसकी राह में हाइल हो गया। चलो सीरियस होते हैं, आई स्वेयर अब कुछ ऑल फॉल नहीं बोलूँगा। इसने बाकायदा अपने दोनों कान पकड़ लिए थे। मैं तो सीरियस ही हूँ, आपको बिला वजह का मजाक सूझ रहा है। ओके बाबा कहा ना मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, चलो बोलो क्या बोल रही थी। मकसूम इसकी अदाकारी पर खाइफ नज़र से देखने लगी, जो आरफी ने फ़ौरन नोट कर लिया। ओ शायद मैं फिर कुछ गलत बोल गई कि ना मुझे कॉर्निश पर जाकर इज़्ज़त और एहतराम से पूछना चाहिए। तो आरफी ने अपना एक हाथ पुश्त पर एक हाथ सीने पर रखा और आंखें झुकाए अदब से इसके आगे झुका। मिसेस आरफीन, आपकी बेस्ट फ्रेंड मकसूम अजहर उर्फ सोमी, जो कि 4 माह पहले अपनी शादी के एंड टाइम पर किसी पर बहुत बड़ी मजबूरी के तहत कहीं तशरीफ़ ले गई थी, और अब वो 4 माह बाद हमारे घर में आज या कल कदम रंजा फरमाएंगी। तो आप मुझे जब हुक्म दीजिए कि मैं सोमी साहबा की क्या खातिरदारी कर सकता हूँ। इसके तर्ज अंदाज पर इसके इतने गाढ़े जुमलों पर न चाहते हुए मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी। आरफिन आप नहायत ही बुरे हैं, आपसे बात करना बहुत फजूल है। आरफिन इसकी हंसी पर सीधा खड़ा हो गया, इसका मतलब था वह नाराज़ नहीं थी। अरे मकसूम बेटा कहाँ रह गए तुम लोग, नाश्ता ठंडा हो रहा है। इतने में राबिया की आवाज़ आ गई। बस अम्मी आ रहे हैं। मकसूम ने दरवाज़ा खोल कर आहिस्ता से इन्हें जवाब दिया, फिर पीछे पलट कर आरफिन को देखा, जो दिलकशी से बगौरी से मुस्कुरा कर देख रहा था। नाश्ते के लिए बुलाने आई थी, जाने आपने मुझे कहाँ उलझा दिया। अब चलिए नाश्ता ज़रा ठंडा हो गया होगा, फिर मैं फिर से गर्म कर देती हूँ। उल्टा इसे मुद्रा इल्ज़ाम ठहरा के फ़ौरन कमरे से बाहर निकली। आरफिन भी इसके पीछे मुस्कुराता हुआ कोई अंग्रेज़ी धुन गुनगुनाता आ रहा था। इतनी देर कर दी तुम दोनों ने, मैंने नाश्ता दोबारा गर्म करके रख दिया, अब जल्दी से आ जाओ। राबी अपनी चेयर संभाल चुकी थी। पहले अपनी सहेली ना गल्ला तो कर लो, फिर आ भी जाएगी। अम्मी मैं कर देती हूँ, आपको तकलीफ़ उठानी पड़ी। मकसूम को शर्मिंदगी ने घेर लिया। कोई बात नहीं, तकलीफ़ और अपनी औलाद के लिए का काम करना थोड़ी तकलीफ़ होती है। इन्होंने मोहब्बत से देखा। मकसूम हौले से मुस्कुरा दी। कभी कभी तो सोमी की किस्मत पर रश करती थी कि वो इतनी पुरखलूस मोहब्बतों की मालिक है, फिर उदास भी हो जाती कि बहरहाल से एक ना एक दिन यहाँ से चले जाना है, मगर इन बहुत सारी मोहब्बतों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजार देगी। अब क्या सोचने लगी? राबे ने इसके पुरसोच चेहरे के आगे हाथ लहरा। आरफी ने बगौर तका था इसको, और वो जानता था कि मकसूम इस वक्त क्या सोच रही है। इस जैसी बेवकूफ़ और मासूम लड़की आरफी ने दुनिया में कहीं नहीं देखी थी। वो अपना शौहर अपनी बेस्ट फ्रेंड की झोली में डालने के दर पर थी। बेवकूफ़ तो चवल गए, मासूम तो नहीं है किसी पासों भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो चौंक कर रहेगी। तो फिर नाश्ता करो जी। इसने टेबल पर से सिर्फ एक कप चाय और डबल रोटी का एक पीस उठा लिया था। मकसूम बेटा ये जो इतना सारा नाश्ता मैंने बनाया किसके लिए बनाया? राबी ने इसको डबल रोटी पर मक्खन की हल्की सी तह लगाते देखा। अम्मी असल में मैं इतना हैवी और ऑयली ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती। वो मुंह में नहीं थे। एक बात तो बताओ, वहाँ लंदन में तुम्हारी क्या खुराक थी? आरफी ने पूरी का एक नवाला तोड़कर हलवे से लगाकर मुंह में रखते हुए से देखा। वहाँ मैं सुबह गर्म कॉफ़ी के साथ 1 या 2 बिस्किट खा लिया करती थी, फिर दोपहर में नूडल्स या बर्गर खा लिया, और रात का खाना वैसे तो अक्सर गोल कर जाती, मगर जैनी मैम दूध का एक गिलास ज़बरदस्ती पिला देती थी। इसने तफसील से अपनी रूटीन बताई। हैरत हो रही है कि तुम अब तक ज़िंदा कैसे हो? आरफी ने मुस्कुराते हुए कहा। मतलब ये कि ऐसी गज़ा लेती थी, इसलिए तो तुम्हारा ये हाल है। आरफी ने इसके धान पान से वजूद पर भरपूर नज़र डाली। मकसूम इसकी यूँ देखने पर पजल सी होगी। उफ़ वो आरफीन, कंफ्यूज कर दिया तुमने मकसूम को। राबिया ने आरफीन को मज़ीद बोलने से पहले टोका और एक प्लेट में सालन निकालकर मकसूम के आगे किया, जबकि आरफीन इसके आगे से डबल रोटी और चाय हटाकर सालन की प्लेट मज़ीद आगे कर चुका था। पहले जो खाती थी वो खाती थी, मगर अब तुम्हें इन सब खानों की आदत ना सिर्फ डालनी है बल्कि बहुत अच्छी कुकिंग भी सीखनी चाहिए। राबिया ने एक और प्लेट में हलवा निकाल के से थमाया। चलो अब शाबाश से सिखाओ, आकर को तुम मेरे आरफीन की नस्ल आगे बढ़ाओगे। मुझे अपने पोते पोती सेहतमंद गोल मटोल से चाहिए, इसलिए जब माँ की सेहत अच्छी होगी तो ही औलाद भी अच्छी होगी।
राबिया तो अपनी धुन में बस बोले जा रही थी, मगर मुकाबिल की हालत क्या थी इसकी कोई खबर नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस्म का सारा लहू इसके चेहरे पर आकर जम गया। अम्मी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। आरफिन शौकी से इसे देखने लगा। तुम तो चुप ही करो, अगर इतने मुत्तफिक होते ना मुझसे पहले तुम्हें मकसूम का ख्याल रखना चाहिए था। हद होगी, खुद ने तो अपना आधा नाश्ता कर लिया और मकसूम ने अभी तक एक लुकमा भी नहीं तोड़ा। राबिया ने इससे भी खिरका वो हौले से मुस्कुरा दिया। ओके, अगर आपका हुक्म हो तो आपकी बहू साहिबा को अपने हाथ से खिला दूँ। आरफी ने अपना नाश्ता मुकम्मल किया, नैपकिन से हाथ साफ किया। राबिया से पूछने के बाद मकसूम को देखा जिसने अभी तक एक नवाला भी नहीं तोड़ा था। देखो ज़रा, मकसूम ने अभी तक एक नवाला भी नहीं तोड़ा। मकसूम बेटा, अगर आरफिन के हाथ से खाने की ख्वाहिश है तो मैं नहीं देखूंगी, तुम इसके हाथ से खा लो। राबिया ने मुस्कुरा के मकसूम को देख कर छेड़ा। मकसूम तो सही मानों में सटपटा कर आ गई। नहीं, अरे नहीं अम्मी, मैं खुद खा लूँगी। मकसूम ने जल्दी से पूड़ी का एक नवाला तोड़ा और सालन से लगा कर मुँह में रखा। बाद आरफिन अपने कहे पर अमल ही ना कर ले। इसके मुँह पर जल्दी से नवाला रखने पर आरफिन धीरे से हंस दिया और राबिया मुस्कुरा दी। इन्हें अपनी मासूम सी शर्मीली शर्मीली से बहू बहुत अजीज़ हो गई थी। 3 दिन बाद इसे होश आ गया था, मगर इस वक्त वो दवाइयों के ज़ेरे असर बेखबर सो रही थी। ये 3 दिन 3 रातें रेहान शेख ने कैसे पल पल मरते जीते गुजारी थी, सिर्फ वही जानते थे। या इनका रब। मामूली सी आँख की नहीं झपकी थी उन्होंने। आखिर किस गुनाह की सज़ा मिल रही है इन्हें? इनकी इकलौती मासूम बेटी वानिया को क्या बिगाड़ा इन्होंने किसी का? इन्हें नहीं याद पड़ता कि नादानिश की या अनजान कर भी इन्होंने या इनकी बेटी वानिया ने किसी को ज़ख्म भी पहुँचाई हो। मगर आज वानिया ऐसी हालत में क्यों है? वो ये दिन भी देखने के लिए ज़िंदा थे, इन्हें मौत क्यों नहीं आ गई? अपनी वानिया को ऐसी हालत में देखने से पहले कैसा बेगैरत बाप हूँ मैं कि अपनी चहेती इकलौती जान से अजीज़ बेटी की ऐसी अज़ियतनाक हालत देख कर भी मैं ज़िंदा क्यों? मगर हाँ, शायद मुझे ज़िंदा रहना, क्योंकि जिस तरह अजियत में मेरी वानिया, इससे ज़्यादा अफरीदी को ऐसी अजियतनाक मौत दूंगा कि इबरत का निशान बनकर रह जाएगा। वानिया का बदला लिए बगैर मैं अफरीदी को छोड़ूंगा नहीं, मसख कर दूंगा इसकी हस्ती, इसकी कायनात के, इसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। इसकी अगली पिछली सारी नस्ल खाक में मिला दूंगा। इसने मेरी बेटी को इस हाल तक पहुंचाया ना, मैं इसको कहीं का नहीं रहने दूंगा। अपनी बेटी वानिया के पास वो खड़े इसका मुरझाया हुआ सा चेहरा देखकर अजियत से सोच रहे थे। इन्होंने बगौर वानिया का चेहरा देखा था। इन गुजरे 3 दिन में सूख का कांटा हो गई थी, जिसम से जैसे सारा खून ने छोड़ लिया, जिंदा लाश बनकर रह गई थी वो। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, बल्कि वो अंदर भी आ गए। रेहान शेख ने पीछे पलट कर देखा। ब्लैक जीन्स पर लाइट पर्पल शर्ट का पहने, कॉलर में फैंसी टाई लगाए, हाथ में मोबाइल और गाड़ी की चाबी लिए वो करीब आ रहा था। अपनी लंबी चौड़ी जिसामत और सुर्ख और सफ़ेद रंगत से वो कोई पठान या वडेरा लग रहा था, मगर वो था कौन? आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा था। हैलो मिस्टर रेहान, कैसे हो तुम? वो रेहान शेख के मुकाबले आ ठहरा। अफरीदी? ये आवाज़ तो वो लाखों में पहचान सकते थे। वही शख्स था जिसने इनकी बेटी को इस हाल तक पहुंचाया। तुम? आवाज़ में सांप से ज़्यादा जहरीली काट थी। खाकसार को अफरीदी कहते, जो बदकिस्मती से तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी का शौहर होता है। बल्कि अफरीदी ने गर्दन को हल्के से खम करके बेड पर बेखबर सोती वानिया को देखा। तुम्हारी बेटी को इस हाल तक पहुंचाने वाला भी मैं ही हूँ। इस कदर दीदा तलेरी बहादुरी से अपना इकरार जुर्म कबूल कर रहा था, बिना किसी डर खौफ के। इसके अंदाज पर इन्हें इसको देखकर भी रेहान शेख के अंदर बेहतर लावा उबल पड़ा। इन्होंने गमो गुस्से की शिद्दत में अफरीदी का कॉलर अपनी दोनों हथेलियों में जोर से दबोच लिया था। कमीने रजील इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा वो हशर करूंगा कि तू ही नहीं, तेरी अगली पिछली सारी नस्लें पनाह मांगेगी। तू इनके लिए इबरत का निशान बन जाएगा। वो हाल करूंगा तेरा कि दोबारा ज़िंदगी ना मिलने की भीख मांगेगा। मौत को बदतर बना दूंगा तेरे लिए। वो ज़ियानी होकर दबी दबी आवाज़ में इस पर चीख रहे थे। फिलहाल तो अपनी बेटी को देखो जो खुद अपने लिए मौत की दुआ मांग रही होगी। अफरीदी ने रेहान शेख के दोनों हाथ अपने कॉलर से झटके से हटाए थे। शट अप! रेहान शेख ने इसको मारने के लिए इस पर हाथ उठाया, मगर वो हवा में मुअल्लक होकर आ गया, क्योंकि अफरीदी ने रेहान शेख का उठा हाथ पकड़ के बुरी तरह झटक दिया था। बहुत अफसोस हो रहा है, मगर क्या करें, ये सब करना भी ज़रूरी था। होठों पर तंजिया मुस्कुराहट लिए रेहान शेख को तंजिया नज़रों से देख रहा था, जैसे इनके जाहो जलाल गैज़ो गज़ब पर हंस रहा, मजाक उड़ा रहा। क्यों किया तूने मेरी बेटी के साथ इस तरह? खुद को देखा, बहुत छोटी है मेरी बेटी तुझसे। मासूम और बेकसूर थी वो, जैसे शहला अफरीदी थी। अफरीदी गुस्से से दहाड़ा था कि वानिया जो बेखबर सो रही थी। अफरीदी की चिंगारती आवाज़ पर इसकी नींद टूटी थी। रेहान शेख ने नहायत चौंक कर खामोशी से देखा। शहला अफरीदी? इन्होंने धीरे से यह नाम पुकारा, जबकि रेहान शेख के बरक्स वानिया नहायत डरी सहमी किसी खौफजदा चिड़िया की तरह अफरीदी को बगैर पल के झपकाए देख रही थी। वो रूफसू मंजर इसकी आंखों की पुतलियों पर किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। इसके दिल की हालत ज़ीरो बम होने लगी थी। अंदर एक तरातम, एक आंधी तूफान सा बरपा था, जिसमें वो बहती चली जा रही थी, किसी शीशे की गुड़िया की तरह टूट फूट कर रेजा रेजा होकर बिखर गई थी। इसकी अना खुददारी ने, स्वानी, सब कुछ अफरीदी ने अपने नफ्स तले रोन दिया डाला था। बदले की इंतकाम की आग में इसका पूरा वजूद झुलसा दिया था। इसे किसी काबिल नहीं छोड़ा था। वो तो पहले अपनी टांग से लाचार कमज़ोर थी। रहा शायद माधवी अफरीदी ने अपने पैरों तले कुचल कर रख दिया। सो गई थी, जाग रही हूँ। बाबा बाबा बाबा! बहुत ज़्यानी होकर चीखने चिल्लाने लगी। अफरीदी की तरफ डर के मारे देख ही नहीं रही थी, बस रेहान शेख को ज़ोर ज़ोर से पुकारती। इसकी चीखों पुकार पर रेहान शेख का सख्ता टूटा। वो अफरीदी को देखने के बाद वानिया की तरफ तेज़ी से बढ़े थे। वानिया ने जल्दी से रेहान शेख का बाजू पकड़ लिया, थोड़ी सी हिम्मत करके इनके अंदर छुपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तकलीफ की शिद्दत से आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मुझे बचा ले! ज़ुबान अल्फाज का साथ नहीं दे रही थी। वो बिल्कुल सामने ही तो खड़ा था। आंखों में खौफ लिए इसने रेहान शेख का बाजू अपने चेहरे पर रख लिया।
अफरीदी मंदी की चाल चलता हुआ होंठों पर जीत के नशे की मुस्कुराहट बलोरी आंखों में इंतकाम के पूरे हो जाने वाला मकसद लिए वानिया की तरफ बढ़ा था। उन चंद कदमों के फासले पर आ ठहरा बगौर इसका खौफजदा चेहरा देखकर जो रेहान शेख की बाजू में छुपा रही थी। भरपूर नजर इसके सरापे पर डाली जो सफ़ेद चादर से ढांप रखा था। वो किसी खौफजदा हिरनी की तरह शिकारी से बचने के लिए रेहान शेख की पनाहगाह में छुपने की नाकाम कोशिश करी थी। इस दौरान रेहान शेख बिल्कुल चुपचाप किसी बुत की तरह खड़े थे। रेहान शेख, आज अपनी बेटी को देखकर अपना गुजरा वक्त याद करना। बहुत तड़प रहे हो ना अपनी फूलों जैसी बेटी को इस हालत में देखकर। अब ये तुम्हारी ज़िंदगी भर के लिए सजा है कि जब जब सांस लेना शैला अफरीदी को ज़रूर याद करना, और अब अपनी बेटी की लिए मौत की दुआ मांगना जिसका खसारा तुम्हारी बेटी के हिस्से में आया। अफरीदी इस्तेसाई हंसी हंसता वहाँ से पलटा था, मगर एक दो कदम जाकर फिर रुका, अपनी जेब से एक पेपर निकाल कर वानी के ऊपर फेंका। और ये लो, यह निकाहनामा जिसकी एक कॉपी तुम्हारे पास, एक कॉपी मेरे पास रहेगी। रेहान शेख, तुम्हारे नाम मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये निकाह हुआ या नहीं। शुक्र अदा करो रेहान शेख कि तुम्हारी तरह इतना पस्ती में नहीं गिरा करना जायज़ तरीके से तुम्हारी बेटी को हासिल करता, अपनी मरी माँ की रूह को बेसुकून कर देता। ये भी गवारा नहीं है। ये निकाह सिर्फ तुम्हारी बेटी को अपाहिज देख कर भी किया गया था मैंने, और ये निकाहनामे की कॉपी देने का मकसद भी यही कि तुम और तुम्हारी बेटी के लिए ये सज़ा भी बहुत है कि ज़िंदगी भर मेरे नाम पर बैठी रहेगी, फिर चाहे इस्लामाबाद में रहे या लंदन जैसे आज़ाद शहर में। फिर वो रुका नहीं, इसको एक भरपूर नज़र से देखता हुआ कमरे से निकलता चला गया। वानिया को तो इसको देखने से पहले अपने सारे होश हवास खोती चली गई। रेहान शेख वानिया की हालत देखकर घबरा कर इसका सर नरमी से तकिया पर रखा, फिर तेजी से डॉक्टर को बुलाने भागे थे। थोड़ी देर की ट्रीटमेंट के बाद इसकी सांसें फिर से बहाल होने लगी थी, मगर दिल की धड़कन हल्की हल्की चल रही थी। डॉक्टर ने इसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया, जिसके सबब वो फिर से पुरसुकून नींद की वादियों में खोती चली गई। रेहान शेख ने बगौर इसका मस्तून कमलाया चेहरा देखा, वो चेहरा जिसमें इन्हें किसी की शबीह लगती थी, जिसे वो पहचान ही नहीं पाए थे। अपने दिलो दिमाग को छटक दिया करते थे, मगर आज वो चेहरा पूरी तमतराक के साथ जलवा कर हुआ था। केड़ा चंद चौड़े सी बगैर था, जरा तो ईद गया आ गया। जिंदगी के पीरियड में वो सबसे ये तकलीफ हिस्सा कैसे भूल गए। वो कोई मामूली हादसा तो नहीं था, भुला दिया जाता, किसी की पूरी ज़िंदगी का सवाल था। इसका मुस्तकबिल था जो इनकी बतौर तारीकी या था गहराइयों की नज़र हो गया था, जिसे बर्बाद करके दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ जश्न मनाया था रेहान शेख ने। और फिर कितनी जल्दी जहन के पर्दे से वो सारा किस्सा, वो हादसा फरामोश भी कर दिया, जैसे इसके लिए कोई बात ही नहीं। मगर इन्होंने जो कल किया, आज इसका खमियाजा कोई और नहीं, इनकी अपनी इकलौती चहीती बेटी वानिया भुगत रही थी, जो इनकी जान थी, इनकी ज़िंदगी, इनका कुल सरमाया। वजह से ये नहीं मालूम कि पुरशफ़क़त बाप के पीछे इनका किस कदर भयानक माजी छुपा हुआ था, कि अगर वो जान चाहे तो शायद नफ़रत करने लगे अपने बाप से। कराहियत आई इसे इनके गुजरे कल से। अच्छा, और मेरा ख्याल इसके बाप का ना पास शुरू हो गया। वो देख रेहान, वो आ रही है शैला अफरीदी। मोहित के कहने पर बबल चबाते रेहान ने अपने सन ग्लासेस के ऊपर से देखा। वो हकीकत में हुस्न जमाल का पैकर थी। इसके बारे में जितना सुना था वैसे कहीं ज़्यादा हुसीन और खूबसूरत थी। वो यकटक इसको देखते ही चला गया। क्यों, मैंने कहा था ना कि इस जामे की सब लड़कियों को एक तरफ और शैला अफरीदी को एक तरफ रख ले। मोहित ने हंसते हुए रेहान को टोका। वाकई यार, तू सच बोल रहा था, ये तो मेरी सोच से ज़्यादा खूबसूरत है। रेहान ने बबल थूकी और हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हो गया। वक्त ज़ाया करने का कायल नहीं था। जो भी खूबसूरत हसीन लड़की देखी फ़ौरन दोस्ती का हाथ बढ़ाने पहुंच जाता, और इसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी सैरंगेज़ थी कि लड़कियां इसके एक इशारे पर मानने लगती। तो इन्हीं लड़कियों ने इसे इतना ऊपर चढ़ा दिया था कि वो समझता था कि दुनिया की जिस लड़की पर नज़र डाल ले, इसको एक इशारा कर दे, वो अपना सब कुछ इस पर लुटा देगी। मगर ये भी रेहान शेख की अपनी नेचर थी कि हर लड़की से दोस्ती ज़रूर करता, महंगे महंगे गिफ्ट ज़रूर देता, मगर कभी ना तो अपने घर का, ना ही अपने बेडरूम का रास्ता दिखाता था। जब दिल भर जाता तो बेदर्दी से इस लड़की, इस हसीना के जज्बात, इसकी मोहब्बत को कुचलता आगे बढ़ जाता। काफ़ी दिन भी हो गए थे, कोई परी चेहरा नजर नहीं आया था, इसलिए अपनी बोरियत मिटाने के लिए लंदन चला गया। एक हफ्ते बाद जाम आया तो मोहित इसके दोस्त ने शैला अफरीदी के हुस्न के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिया। अब इसका मिशन था कि शैला अफरीदी से दोस्ती करे, जो किसी तरह हाथ नहीं आ रही थी। हाय डियर, कैसी हो, रेहान ने झुककर लोफराना अंदाज में पूछा। शैला अफरीदी बुरी तरह घबरा गई। इसे जामे में अभी 15-20 दिन ही हुए थे। अब तक अपनी तबीयत के मजाज से इसने किसी भी से भी दोस्ती नहीं की थी। यहाँ का माहौल बहुत अलग था, मगर यहाँ पढ़ने आई थी वो, तो इस माहौल को देखकर दूसरे दिन ही भाग जाती, मगर अपने बेइंतहा शौक के आगे मजबूर थी। इसके मकरूनाना मजाज को देखते हुए किसी ने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया भी नहीं, जिसके लिए वह सच शुक्र अदा करी थी। मगर जामे में इन दो लड़कों रेहान और मोहित ने इसका जीना हराम कर दिया था। शैला अफरीदी का ताल्लुक एक पठान घराने से था, जहाँ इज्जत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर की जाती है। वो यही सोचकर सबक कर जाती कि इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देगी, वो तो खुद ही खाल के पीछे हट जाएंगे। इस वक्त भी इन दोनों को किसी भी बेहुदा बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से चुपचाप सर झुकाए निकलती चलेगी। कितने दिन हो गए थे इन दोनों को शैला अफरीदी का पीछा करते हुए। परेशान होने के साथ साथ तंग भी आ गई थी। इन दोनों की फजूल हरकतों से तालीम की जगह तो ऐसे लोफर और चीप लड़कों ने तफरीह मुकाम बना लिया था। कभी कभी तो सोचती हुई छोड़ दे तालीम, वापस कोयटा चली जाए, क्योंकि यहाँ इन जैसी डरपोक डब्बू और खौफजदा लड़कियों की कोई जगह नहीं थी। ऐसी लड़कियों को ऐसे अनापसंद मर्द अपनी अना का मसला या चैलेंज बना लेते, और शैला अफरीदी इस कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। इसने अपने फैसले पर मोहर सबत कर दी कि वो आगे नहीं पड़ेगी। 6 माह के सरसे में रेहान और मोहित ने इसे इतना जिच और आजिज़ कर दिया कि वो तहिया कर चुकी थी कि आगे तलीम को खैराबाद कह दे, जिसमें इसके घर की इज्जत थी। वरना वो जानती थी कि अगर इसके भाई को ज़रा भी रेहान और मोहित की भनक भी पड़ गई तो इन दोनों को जान से मार देंगे। यार यार, काफ़ी टाइम नहीं ले लिया शैला अफरीदी ने, ना तो वो तुझे खास डाली और ना ही मेरी बातों में आ रही है। मोहित ने बर्गर का एक बाइट लेते हुए कहा तो इसकी आंखों में एक पूरी स्टार सी चमक थी। ठीक बोल रहा है, मेरे ख्याल में हमें इसका पीछा छोड़ देना चाहिए। जामे की तेज तरह नाजो अदा दिखाने वाली लड़कियों से मुनफरिद तो बिल्कुल अलग है शैला अफरीदी।
रेहान ने कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हुए कहा, और तूने देखा नहीं कि वो किस कदर बड़ी सी चादर में खुद को ढांप के रखती है। सच मुझे तो इस कदर वहशत होती है इसकी 10 गज की चादर से। और तू तो जानता है कि लड़कियां मेरे एक इशारे पर जान छिड़कती है। कुछ लड़कियां ऐसी भी आई जो कुछ नखरों के बाद राह पर आ गई, मगर मैंने तो यही सोचा था कि शैला अफरीदी इन इन सब में लड़कियों में से बहुत अलग है। हमें मज़ीद इस पर टाइम नहीं ज़ाया करना चाहिए। इसने अपनी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म करके खाली बोतल टेबल पर रख दी। हैरत हो रही है तेरी बातें सुनकर, मोहित ने हैरान नज़रों से देखा था। इसमें हैरत की क्या बात है? रेहान ने चंबे से देखा। क्यों हैरत की बात नहीं है? रेहान शेख जिसके एक इशारे पर, एक मुस्कुराहट पर हसीन से हसीन मकरूर से मकरूर लड़की अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हुआ। एक दब्बू सी डरपोक खौफजदा सी लड़की से हार मान गए। इधर बकारा तो अंदर जो हल्ला शेरियाँ दे के तो उन्होंने अगले बंदे का दिमाग ख़राब कर दिया। देख वही, ये तो तू भी अच्छी तरह जानते कि मैं हार मानने वाला में से नहीं, मगर मेरे भी कुछ असूल है। शैला अफरीदी लड़कियों में से नहीं जो किसी भी पक्के फल की तरह हर एक की झोली में गिरने को तैयार रहती है। रेहान के चेहरे पर मामूली सी नागवारियत उभरी थी। ऑल राइट, ये तुम्हारा ओपिनियन था, मगर मेरी थिंकिंग बहुत मुख्तलिफ है तुमसे। बेशक तू सहर अंगेज पर्सनैलिटी का मालिक है, मगर कम मैं भी नहीं हूँ। शैला अफरीदी अब मेरी ज़िद मेरी अना का मसला बन गया। इसे झुकाना अब मेरी ज़िद है। मोहित के चेहरे पर अजीब सी चमक थी जो रेहान समझ नहीं सका था। मतलब क्या करेगा तू? मैं नहीं, हम करेंगे। शैला अफरीदी जिसने खुद पर बेचारगी का होल चढ़ाया हुआ वो तोड़ना है, इसके गरूर को अपने कदमों तले कुचलना है, और ये मैं करके रहूँगा। इसके इरादे आखिरी हद तक खतरनाक थे जो रेहान अब समझा था। मोहित तू पागल तो नहीं होगा? अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो हमें जामे से ना सिर्फ निकाल देंगे बल्कि 5 साल तक हमें कहीं एडमिशन भी नहीं मिलेगा। रेहान ने इसे इस खत के खतरनाक इरादे से बाज रखने की कोशिश की। तुझे क्या लगता है ये मैं होने दूंगा? मोहित ने कमगीनगी से मुस्कुराते हुए कहा। फिर क्या करेगा तू? तू मेरा साथ देगा। बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहेगा। रेहान की आंखों में शैला अफरीदी का खूबसूरत अक्स झिलमिलाने लगा। वो तादिर खुद के नफ्स पर काबू नहीं पा सका। वो शैला अफरीदी को भी ज़िंदगी का थ्रिल समझ रहा था, जिसे एंजॉय करो और आगे बढ़ जाओ, फिर लटकन भी ना देखो। ठीक है, जैसे जैसे मैं कहूँ तुझे वही करना। ओके, बिलाकर मोहित ने रेहान को राज़ी कर लिया। शैला अफरीदी, आपको सर जावेद लाइब्रेरी में बुला, किसी स्टूडेंट ने आकर कहा। जी बेहतर। एक मिनट, ये क्या है मेरे, एक मिनट। वो अपना बैग कंधे पर लटकाए सीने पर फाइल रखे खड़ी होगी। आज इसने फैसला कर लिया था कि वो यूनिवर्सिटी छोड़कर चली जाएगी। यहाँ इस जैसी खौफजदा डरपोक लड़कियों की कोई जगह नहीं है। वो अपनी इज्जत और आबरू को इन 4 माह के अरसे में सहन सहन कर रखती चली आई थी। वो नहीं चाहती थी कि इसके साफ और शफाफ किरदार पर मामूली सी गंदगी के छींट भी आए, इसलिए से सोच लिया कि वो यहाँ से चली जाएगी। इसी में इसकी बेहतरी है और उम्र भर की भलाई भी। मगर तकदीर जो इसके लिए सोच बैठी थी वो इसके लिए किसी क़यामत से कम भी नहीं था। इसकी साफ सुथरी ज़िंदगी यूँ से मजाक कर जाएगी, इसके बहमो गुमान में भी नहीं था। वो सब सामान समेट कर जा रही थी। ड्राइवर भी इसका आने वाला था। सर जावेद के बुलावे पर इसे कोफत सी होने लगी। इरादा तो यही था कि मच जाए। दिमाग के खतरे की घंटियाँ भी यही ऐलान करी थी, मगर दिल ने कहा कि आखिरी बार इनकी बात सुन लेने में क्या कोई हर्ज भी नहीं है। शैला अफरीदी पे जार सी शक्ल बनाए लाइब्रेरी तक आई, मगर ये क्या, वहाँ तो बहुत सुनाटा था। सर जावेद तो कहीं भी नहीं थे। सर जावेद, इसने धीरे से पुकारा, मगर आवाज़ न तारत। इसके अंदर से किसी ने चीख चीख कर कहा कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले इसने यहाँ आकर गलती कर दी। शैला अफरीदी तेज से जाने के लिए मुड़ी, मगर इससे पहले कि किसी ने एक झटके से इसका नाजुक बाजू खींचा कि इसकी चादर सर से सिरक कर नीचे लुढ़क गई और फाइल बैग ज़मीन पर गिर गई। इसे सेकंड ही लगा समझने में किसके साथ झूठ बोला गया। छोड़ो मुझे, कोई ज़बरदस्ती से घसीटता हुआ अंदर लेकर जा रहा था। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, मगर वो कहीं होता तो सुनता ना। रेहान इसको जल्दी से इस रूम में लिया जहाँ बेशुमार पुरानी किताबें, चेयर, टेबल वगैरह जाने क्या काट कबाड़ पड़ा था। रेहान इसे कमरे के अंदर बुरी तरह धक्का दिया कि साइड पर दीवार से लगी कील में इसकी चादर अटकी रह गई। रेहान, तू पहले अंदर जा, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ कि कोई आ ना जाए। मोहित ने रेहान को अंदर किया और खुद पहरादारी के लिए खड़ा हो गया। रेहान ने अंदर से दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और पीछे पलट कर देखा तो आंखें जैसे इसके ऊपर ठहर सी गई। इस कदर हुस्न, जैसे कायनात का सारा हुस्न इसके अंदर ही सिमट कर रह गया। बड़ी सी चादर में हम वक्त खुद को ढांप कर रखने वाली शैदा अफरीदी इस कदर खूबसूरत और हसीन होगी इसका अंदाज़ा नहीं था इसको। हुस्न तो रेहान ने बहुत देखा था, बस्ती बस्ती करिया करिया हर मुल्क की सैर की थी जिसने। ढका हुस्न, बेपरवाह हुस्न भी देखा था, मगर जो हुस्न शैला अफरीदी के अंदर छुपा हुआ था वो आज बेपर्दा हो गया था। रेहान मबहूत सा होकर रह गया। इसे बेशक खुद के नफ्स पर बहुत कंट्रोल था। मोहित के चैलेंज पर इसने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया, हल्की सी पशेमानी भी हुई कि अपने कदम पीछे कर ले, मगर शैला अफरीदी के होशरुबा हुस्न को देखकर इसका दिल डावाडोल हो गया। इसकी नज़र इसकी अप्सरा जैसे पैकर से होती हुई इसकी साफ शफाफ सफ़ेद सुराहीदार लंबी गर्दन पर पड़े काले तिल पर होगी, और फिर कुछ देर बाद इसके खूबसूरत चेहरे पर बड़ी हिरनी जैसी बड़ी बड़ी सी आंख हो जिसमें खौफ ही खौफ अलगुरे ले रहा था। अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए इसने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखे हुए थे, बेतहाशा रो रही थी। खुदा के लिए मुझे जाने दो, वो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता मुझे जाने दो। शैला अफरीदी गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। खुद को बचाने के लिए रेहान के सामने आजी से फरियाद कर रही थी, मगर रेहान शेख अपने होश आवाज़ में था कब जो उसकी किसी इल्तिजा किसी फरियाद सुनता। वो तो उसका यूँ खुला हुस्न देख कर ही दंग रह गया, जिसने सोच पे में भी तसव्वुर नहीं किया था। रेहान शेख से गुनाह सरजद हो गया। वो आगे बढ़ा तो शैला अफरीदी को एक जस्ट में पकड़ कर अपने नज़दीक खींचा। शैला अफरीदी चीखती चिल्लाती रही, मगर कोई इसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। रेहान शेख ने इतनी बेदर्दी से इसकी नस्वानियत की धज्जियाँ बखेरी कि मौत भी शैला अफरीदी की ज़िंदगी से पनाह मांगे। रेहान शेख ने इसका वजूद ही नहीं, इसकी रूह भी जख्मी जख्मी कर दी। वो रेजा रेजा होगी, नाजुक कांच की तरह टूट फूट के टुकड़े टुकड़े हो गए। रेहान,
मोहित ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। रेहान अपने कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हुआ। इसने ज़मीन पर लेटी बेसुध शैला अफरीदी को देखा। रेहान जल्दी कर, शहबाज आ रहे हैं यहाँ शायद। मोहित हल्के से चीखा। रेहान के चेहरे पर खौफ का साया लहराया, क्योंकि सर शहबाज जामे के सबसे सख्त टीचर थे, जिनके गुस्से से हर स्टूडेंट कांपता था। वो तेजी से आगे बढ़ा, कील पलट की चादर शैला अफरीदी पर फेंकता हुआ बाहर निकला था। चल जल्दी कर। मोहित ने रेहान का हाथ पकड़ा और वहाँ से तेजी से बाहर निकले। शुक्र बच के। मोहित ने शुक्र अदा किया। क्या यार, कहाँ तो हामी नहीं भरा रहा था और आधा घंटा लगा दिया। मोहित ने कमीन की समझते हुए कहा। रेहान के अंदर नदामत और शर्मिंदगी ने जगह ले ली। क्या हुआ कि अभी तक शैला अफरीदी के हुस्न में गोया हुआ? मोहित ने इसकी गहरी जामत खामोशी नोट कर ली थी। नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसी वक्त रेहान शेख का फ़ोन बजने लगा। ओके, क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? मोहित ने रेहान को गौर से देखा। इसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी के आसार थे। नहीं खैरियत नहीं, मुझे आज रात की फ़्लाइट से लंदन जाना। वहाँ डैड की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। इसने फ़ोन जेब में रखा। यानी कि ज़िंदगी के मज़े लेकर जा रहा है? चल कोई बात नहीं, तो जा, शैला अफरीदी को मैं अकेला ही देख लूँगा। खबासा से हंसते हुए आँख मारी। रेहान शेख ने जाने के पीछे पलट कर देखा और फिर रुका नहीं। यूनिवर्सिटी की हदूद से बाहर निकलता चला गया। शैला अफरीदी को आधे घंटे बाद होश आ गया था। इसने आँख खोली तो वहीं थी, अभी भी इसी काट कबाड़ से भरे स्टोर रूम में, जहाँ इसकी ज़िंदगी इस पर मातम कर रही थी। वो जिंदा है, मगर क्यों क्यों जिंदा है? इसी स्टोर रूम में इसकी कब्र क्यों नहीं बन गई? वो मर क्यों नहीं गई? जिंदा लाश बना दिया था रेहान शेख ने। इसका एतमान, इसका गुरूर सब छीन लिया था इससे। वो बुरी तरह हिचकियों से हज़ारों कतार रो दी, मगर यहाँ को इसकी सदा इसका बैन सुनने वाला नहीं था। वो बेमुश्किल अपनी चादर संभालती खड़ी हुई, दर्द से इसकी जान निकली जा रही थी। जिस्म के ज़ख्म तो जाने कब भरे, मगर इसकी रूह पर जो ज़ख्म आए थे वो मौत के बाद भी नहीं भर सकते थे। इसका किरदार दागदार कर दिया गया था। इसकी चादर पर बदनुमा छींटों के निशान आ गए थे, जो ताउम्र रहेंगे। संभलती संभलती वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। इसकी ज़िंदगी अब किसी काम की नहीं। वो खुद से दुनिया से नज़र मिलाने के काबिल नहीं रही थी, और फिर इसे जीने का कोई हक भी नहीं था। जब इसके बाप भाइयों को पता चलता तो खुद ही इसे ज़मीन में जिंदा गाड़ दफन कर देते। इसके ख़ानदान पर कोई उंगली उठाई भी कभी गवारा नहीं था। पहले इसे मारते, फिर रेहान शेख की अगली पिछली नस्ल मिटा लेते। इस सरजमीन पर इसके ख़ानदान का नामो निशान मिटा लेते। शैला अफरीदी ने सोच लिया था कि अब जिंदा नहीं रहेगी, खुद को मार लेगी। सामने से आते ट्रेलर के सामने जाकर खुद को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। इससे पहले आगे बढ़ती पीछे से नबीला ने खींच लिया। शैला। नबीला ने इसकी बिखरी उजड़ी हालत देखी तो दंग रह गई। ने गड़बड़ का एहसास हुआ। शैला, क्या हुआ तुम्हें? ये सब क्या है शैला? नबीला हद दर्जा परेशान होगी, आंखें फटी की फटी रहेगी। भाभी। शैला अफरीदी ने नबीला को देखा, जो रहे से आसान थे वो भी जाने लगे। अकल खुद सब गंवाती चली गई। इनके कंधे पर सर टिकाया, हर शय से बेगाना होती चली गई। नबीला ने जल्दी से शैला अफरीदी को संभाला और गाड़ी तक ले आई। अस्पताल जाने के भी जब इसे घर ले आई, वो तो खुद भी डॉक्टर थी। इसे इसके बेडरूम में लाई, जल्दी से इसका चेकअप की। जिस बात का डर था वही हुआ। नबीला ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिया। अगर इस खानदान को नहीं जानती होती तो कब हवेली फ़ोन कर देती। इसलिए इसने अक्लमंदी यही समझी कि किसी को भी कुछ पता न चले। बेहोश शैला अफरीदी के पास ही बैठी थी। जाने कितने घंटों की निगहदाश्त के बाद इसे होश आया। नबीला तो वैसे भी इसके होश में आने का शिद्दत से इंतजार करती। शैला अफरीदी के होश में आने पर वो तेजी से इसके पास आई थी। शैला, ये सब क्या है? इनके चेहरे पर परेशानी हमेशा थी। भाभी, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरा गुरूर, मेरी इज्जत व आबरू, मेरी नस्वानी, सब कुछ मुझसे छीन लिया। मुझे बेमोल कर दिया भाभी इसने। मैं मर गई, मिट गई भाभी, फना होगी। मेरी मौत के आने से पहले ही ज़िंदगी ने मुझे मौत का सबसे भयानक तरीन रूप, बदतरीन मौत की झलक दिखा दी। मैं नबीला को देखकर अपने दिल का हाल सुनाने लगी। इसका पूरा वजूद हिचकियों की जद में था। नबीला से इसको संभालने मुश्किल हो रहा था। इसने मुझे जिंदा दरगोर कर दिया भाभी, मुझे खुद से कराहियत आ रही है। आप मुझे मार दें, मुझे कहीं से जहर ला दें, मैं जीना नहीं चाहती। शैला अफरीदी नबीला के गले से लगी बेतहाशा रो रही थी। बुरी बात, मत बोलो इस तरह, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। वो इसके बाल से ला रही थी। इस वक्त वो गुस्से से पागल हो रही थी। नहीं भाभी, ये झूठी तसल्ली मत दे मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रेहान शेख ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा जीना मरना कोई मानी नहीं रखता। ये सोचकर वो एक बार फिर बुरी तरह रो दी। बस खामोश हो जाओ। नबीला ने इसका सर अपने सीने से लगा कर इसके बालों पर अपने लब रख दिए। ये मसला बहुत गंभीर है। ख़ानदान में अगर बात की तो जो हशर वो शैला अफरीदी का करेंगे सो करेंगे, मगर इससे ज़्यादा इबरतनाक और ज़ियतनाक मौत रेहान शेख को इसके घर वालों को मिलेगी। इस मसले का एक ही हल है कि किसी भी तरह शैला अफरीदी की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। अगर शैला अफरीदी को इंतहा से ज़्यादा चाहती तो पहली फुर्सत में इसके भाई वलीद अफरीदी को फ़ोन कर देती, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसे बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना था, सिर्फ शैला अफरीदी की ज़िंदगी के लिए। नबीला, शैला कहाँ है? वलीद अफरीदी शैला अफरीदी का बड़ा भाई, जिसे बहुत ज़्यादा चाहता था, वही इसके शौक़ को देखते हुए यहाँ हवेली से लाया था ताकि अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, अपना शौक़ पूरा कर ले। नबीला। वलीद ने एक बार फिर पुकारा। जी कुछ कहा आपने? वो बुरी तरह चौंकी। क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो आप? कहाँ खोई हुई हैं आप? सब खैरियत तो है ना? इन्होंने फिक्रमंदी से नबीला को देखा। अपने से जुड़े रिश्तों के लिए नहायत गेयरिंग थे। किसी को मामूली भी तकलीफ होती तो वो सबसे ज़्यादा परेशान होते थे। जी सब खैरियत है। आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? वो फ्रेश होने की कोशिश कर रही थी, मगर इसके अंदर किस कदर झक्कर चल रहे थे सिर्फ वही जानती थी। आपके चेहरे से, जो कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। क्या कोई केस मुश्किल आ गया? नहीं तो बस वैसे मेरे सर में दर्द है। अरे तो पहले बताना चाहिए था। मैं टीवी ऑफ़ कर देता हूँ। वलीद अफरीदी ने टीवी ऑफ़ कर दिया। जिसे नबीला ने खामोशी से सुना। इसी वक्त इनका 15 साल बेटा वहाँ है, और नबीला तो कुछ देखने के बाद वलीद अफरीदी के पास आकर बैठ गया। हाय जूनियर अफरीदी, हाउ आर यू? इन्होंने इसके गले में हाथ डाला। या फाइन डैड। इसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। जब से इसने शैला अफरीदी की हालत देखी तो उदास हो गया। अपनी पप्पो को इंतहा से ज़्यादा चाहता था। जब शैला अफरीदी खुद पर बीती जुल्म की दास्तान सुना रही थी, वहीं इनके वॉशरूम में था,
और ये बात वो दोनों नहीं जानती थी। नबीला ने शैला अफरीदी को पुरसुकून होने के लिए नींद की गोली देकर सुला दिया था। इनके बेडरूम में जाने के बाद वो कितनी देर तक शैला अफरीदी के पास बैठा रहा था, बकौर इनके खूबसूरत चेहरे को तकता रहा। इनकी बंद आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे, जिनसे इसको बहुत तकलीफ हो रही थी। अंदर ही अंदर एक लावा सा पकने लगा, गुस्से का एक ज्वाला सा फूटने लगा और सपने हैंडशेक के लिए था। सुबह नाश्ते की टेबल पर वो सिर्फ तीनों थे, शैला अफरीदी नहीं थी। नबीला तो सिर्फ ब्राय नाम ही नाश्ता कर रही थी। वलीद अफरीदी ने चाय पीते हुए इसे देखा। क्या बात है नबीला, मैं कल से आपको नोट करा, कोई परेशानी अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर करें, नहीं तो बस यूं ही। नबीला ने छोटी मुस्कुराहट अपने होंठों पर सजाई। नहीं नबीला, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, यकीनन कोई मसला है जिसने आपको उलझा दिया। वलीद अफरीदी ने चाय का कप सिर्फ एक सिप लेकर रख दिया। नबीला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से सर झुका लिया। नबीला, वलीद अफरीदी ने हौले से पुकारा। जी। नबीला ने सर उठाकर उन्हें देखा। इस दौरान नाश्ता करते इनके बेटे हनी ने भी नाश्ता छोड़ दिया। नबीला ने हनी को देखा, फिर इसका नाश्ता जो यूं ही का यूं ही था ठंडा हो गया था। हनी, आप नाश्ता क्यों नहीं करे? नबीला इसके सामने कोई बात नहीं करना चाहती थी। जाहिर सी बात है, वो भी अपनी मामा को अफसरदा उदास देखेगा तो कुछ नहीं खाया जाएगा। वलीद अफरीदी ने मजाक में छेड़ा। और एक बात तो बताइए, शैला कहाँ है? क्या आज दिल्ली यूनिवर्सिटी चलेगी? वलीद अफरीदी की इसकी कमी शिद्दत से एहसास हुआ। नहीं, आज वो नहीं गई, सो रही है। सो रही है? मगर क्यों? रात खाने की टेबल पर भी नहीं थी और अभी भी हमारे साथ नाश्ते पर भी नहीं है। वलीद अफरीदी को हल्की सी तशवीश हुई। मुझे आपसे बात करनी है। इनके सवाल को नज़रअंदाज किया, बात शुरू करना चाह रही थी मगर हनी को देखकर खामोश हो गई। हनी, आप कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो बेटा? मेरा आज मूड नहीं, आज मैं घर पर ही रहूँगा। वो नाश्ते की टेबल से खड़ा होकर टीवी लाउंज में जाकर रिमोट हाथ में लिए सोफे पर बैठ गया। वलीद अफरीदी ने खामोशी से इसको जाते देखा। अब तो वही वैसे ही लग रहा था कोई गड़बड़ है। इसने नबीला को देखा। वलीद, इस हफ्ते अगले हफ्ते मेरा कज़न अमेरिका से आ रहा है। अरे ये तो खुशी खबरी वाली बात है, इसमें तो उदास होने वाली क्या बात है? असल मौक़िफ़ ये नहीं है मेरा। तो फिर क्या? इसने अपने गाल पर हाथ रख के मेज़ पर से टकाई। टीवी लॉन्च में बैठा हनी ने टीवी का वॉल्यूम का दर कम कर दिया। वो जानना चाहता था नबीला आगे क्या करेंगी। वलीद, जो बात मैं कहने चाह रही हूँ उसको आप तसल्ली और ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा, ना सिर्फ बल्कि गौर से सुनकर गौर भी करना होगा। आप इतनी तमहीद बांध रही, पॉइंट की बात कीजिए, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं कोई मसला ज़रूर। नबीला ने कुछ पल वलीद अफरीदी के चेहरे को देखा, फिर एक लंबी सर्द सांस खींची। वलीद, मैं चाहती हूँ शैला की शादी हो जाए। उफ़, मैं समझा पता नहीं क्या मसला डिस्कस करने चाह रही है। इतनी सी बात थी, जनाब को अब अपनी नंद खुटकने लगी है। वो मुकम्मल मजाक के मूड में था। इसका यही जुमला मजाक नबीला को गिरा गुजरा। वलीद, क्या आप सीरियस हो सकते हैं? इससे संजीदगी से कहा। ऑल राइट, मगर आप ही बताइए कि आपके बाहर से आने वाले कज़न और शैला की शादी, ये दोनों अलग अलग मसले हैं, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? और फिर शैला की शादी इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद हो जाएगी। अब उलझने की बारी वलीद अफरीदी की। वो सीधा होकर बैठ गया। वलीद, मैं चाहती हूँ शैला की शादी मेरे कज़न से हो। व्हाट? आपको कुछ इल्म है आप क्या कह रही हैं? तो इसमें गलत क्या है? तो फिर आप ही बता दें कि इसमें सही बात क्या है। वलीद, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, इसमें ना समझ आने वाली बात कौन सी है? अगर शैला की शादी मेरे कज़न से होती है तो इसमें क्या मज़ाइका है? इसमें मज़ाइका है नबीला, हम अपने ख़ानदान की रवायती से रस्म व रवाज के खिलाफ नहीं जा सकते, जिन्हें फॉलो करना ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है बल्कि हम पर पाबंदी भी आयद है कि हम अपनी हदूद में रहें। और आप जानते हैं कि शैला हमारे पप्पो के बेटे की मंगेतर है, चाहे वो खुश ना रहे इस शादी से। नबीला नाराज़ी से बोली। खुश नहीं रहेगी? वो क्यों खुश नहीं रहेगी? इसे शादी से खुश रहना पड़ेगा, चाहे ज़बरदस्ती क्यों नहीं। वलीद, वो खामोश हो गई, उलझ कर रह गई, अपनी बात आखिर कैसे मनवाए। वलीद, हमारी भी तो ख़ानदान से बाहर शादी हुई है ना। हमारी बात अलग है नबीला, हम गैर ख़ानदान से लड़की ला तो सकते हैं, मगर अपने ख़ानदान की लड़की बाहर देना हमारे ख़ानदान की रवायत के सख्त खिलाफ है। और फिर आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी शादी के कितने लोग खिलाफ हैं, मगर सब मान भी गए थे। हाँ, वो इसलिए कि मैंने अपनी मंगेतर से शादी की थी, जो आज भी हवेली में मेरे बगैर ज़िंदगी गुजारी है। वलीद, ज़माना बहुत आगे निकल गया। हाँ, ज़माना बहुत आगे निकल गया, मगर आज भी अपने ख़ानदान की रवायत और रिवाज की पासदारी हम पर फ़र्ज़ है। ये बात ना तो मैं भूला और आपसे बिल जा के इसे याद रखिएगा। हम इसे बैकवर्ड से ज़्यादा कोई नाम नहीं दे सकते। वो चिढ़कर बोली, जिस पर वलीद अफरीदी धीरे से हंस दी। नबीला, इसकी यूनिवर्सिटी फेल होती पसंद, कब मोहब्बत में बदली वो नहीं जानते थे, मगर इन कुछ लोगों की मुखालफत के बाद वो भी वही शादी होगी। ओके, आपका जो दिल चाहे आप कह सकती हैं, मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा। वलीद अफरीदी ने चाहत से अपनी बीवी को देखा। एक बात तो बताइए, जो सवाल मुझे सबसे पहले करना चाहिए वो मैं अब कर रहा हूँ। आपको शैला की शादी की, वो भी अपने कज़न से, इतनी जल्दी और इतनी अचानक क्यों कर ख्याल आया? नहाए ताम सा लब लहजा था, मगर नबीला बुरी तरह सटपटा गई। नहीं तो मैं तो कब से यही सोचे बैठी थी, मुझे तो शैला पहले दिन से बहुत पसंद आई थी। यही बात है ना, या कुछ और? वलीद अफरीदी ने बगौर इनका इसका घबराया हुआ चेहरा देखा। आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? चले छोड़े, शैला की शादी पर फिर किसी दिन बहस कर लीजिएगा। मुझे ऑफिस से देर हो रही है। और डॉक्टर साहिबा, आपको भी अस्पताल जाना है या नहीं? नहीं, आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है अस्पताल जाने का। ओके, फिर मुझे चलना चाहिए, एक अहम मीटिंग है भी करनी है। वलीद अफरीदी खड़े होकर अपना मोबाइल देखकर जहाँ फ़ोन आ रहा था। ये लो, फ़ोन भी आ गया ऑफिस से। एक बात मैं जल्दी आऊँगा, डिनर हम सब बाहर मिलकर करेंगे। जी बेहतर। वलीद अफरीदी ओके का बटन प्रेस करके कान से लगाते हुए बाहर निकलते चले गए। रशीदा? नबीला ने खड़े होकर रशीदा को आवाज़ दी। रशीदा फ़ौरन हुक्म बजा लाई। जी बेगम साहिबा, ये सब उठा लो। नबीला का इशारा नाश्ते की टेबल की तरफ था। जी बेहतर बेगम साहिबा। इसने बर्तन समेटने शुरू कर दिए। नबीला ने एक नज़र सोफे पर बैठे हनी को देखा और शैला के कमरे में चली आई। शैला बेड पर लेटी सो रही थी, बेसुध, जैसे दुनिया माफिया से कोई सरोकार नहीं था। वो खुद भी खोई हुई थी।
नबीला का दिल खून के आंसू रो दिया। वो अपनी आंखों के आंसू खुश करती शैला के बिल्कुल पास आकर बैठ गई। शैला, इसने शैला के बिखरे उजड़े बाल संवारे जिनकी माने तो वो खुद भी बिखरी हुई थी। मामा, हनी नबीला के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया और इनके शाने पर हाथ रख दिया। नबीला चौंक कर गर्दन मोड़कर हनी को देखने लगी। हनी बेटा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? नबीला ने हनी का अपने शाने पर रखा हाथ भी पकड़ लिया। मामा, शैला पप्पो को क्या हुआ है? हनी ने हाथ दुख भरी नजरों से शैला की उजड़ी बिखरी हालत देखी। कुछ नहीं बेटा, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है आपकी शैला पप्पो की। नबीला के झूठ में भी लड़खड़ाहट जो हनी ने नोट कर ली। क्या हुआ शैला पप्पो की तबीयत को? बस हनी, कुछ बुखार सा हो गया, मैंने दवाई दे दी, ठीक हो जाएंगी जल्दी। वो हनी से नजर चुरा गई, मगर हनी की निगाहें हवस शैला भरी पड़ी थी। एक बात पूछूं आपसे, सच बताएंगी? नबीला ने अपने बेटे हनी की संजीदगी को कुछ शक भरी नजरों से देखा। नबीला खामोश रही, मगर हनी को खामोशी बहुत खुली थी। इसने शैला पर से नज़र हटाकर नबीला को देखा। बोलिए मामा, मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो आप मुझे सच बताएंगी? मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगी? नबीला ने बगौर अपने बेटे हनी के चेहरे को देखा। 15 साल का था, मगर उठान और रंग को काट से 25 साल का समझदार लड़का लगता था। वो एक पठान बाप का पठान बेटा था जो लिफाफा देखकर अंदर की तहरीर मालूम कर लेते हैं। इस वक्त इसके चेहरे पर वही चाहो जलाल, वही गैज़ो गज़ब का साया, वही बल थे जो नबीला ने अक्सर वलीद अफरीदी के चेहरे पर देखा था। मामा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। नबीला इसके सर्द अंदाज से अंदर ही अंदर ज़रा सहम की। आखिर को नस्ल के रंग तो आएंगे। हाँ बेटा, पूछो। ये रेहान शेख कौन है? हनी, नबीला पहुँच कर सी होकर आएगी। कोई सवाल नहीं मामा, बस मुझे इतना बताइए, रेहान शेख कौन है? हनी ने नबीला के आगे बोलने से पहले टोक दिया। खामोश हो जो, आगे एक लफ्ज़ भी मत बोलना। नबीला तेरी से उठी और कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लिया, मगर लॉक करने से पहले बाहर झांक कर जरूर देखा। क्यों खामोश हो जो? एक बात आप सुन लें, मैंने आपकी शैला पप्पो की सारी बातें सुन ली हैं। हनी के लबो लहजे में गुस्से के रंग थे। आपके चीखने से हकीकत बदल नहीं जाएगी मामा। नबीला ने हैरत से हनी को देखा। आज वो असल में पठान लग रहा था जो इज़्ज़त की खातिर जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। गोरा सफ़ेद, सुर्ख सफ़ेद, अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था वो इस वक्त। बताएं मामा, ये रेहान शेख कौन है? वो नबीला के पास और इनके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। इन दोनों हाथों के दबाव को नबीला ने शिद्दत से महसूस किया, जिसमें मर्दाना ताकत का एहसास हुआ था। मैं नहीं जानती और आपसे भी रिक्वेस्ट करती, खुदा इस बात को यहीं दफन कर दो। किस कदर कमज़ोर लहजा था नबीला का। हनी ने नबीला के दोनों हाथ छोड़ दिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप रेहान शेख को क्यों बचा रही हैं? मैं रेहान शेख को नहीं, तुम्हारी शैला पुप्पो को बचा रही हूँ। इसकी आंखों में नमी आ गई। इसी नमी भरी आंखों से इसने बेसुध हर्ष से बेखबर बेड पर सोती जाती शैला को देखा। मैं समझा नहीं मामा, क्या मतलब आपकी इस बात का? हनी ने ना समझी कि कैफियत के आलम में नबीला को देखा। नबीला ने शैला पर से नज़र हटाकर पास ही खड़े हनी को देखा। अब इसको वो क्या जवाब देती? शैला के साथ रेहान शेख ने जो किया वो कैसे अपने 15 साल बेटे के सामने बयान करती? ने झिझक से आने लगी। हनी, आप बच्चे हो, छोटे हो, ना समझो, इसलिए इन सब चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी तलीम पर तवज्जो। आपके डैड आपको कुछ ही दिनों में इंग्लैंड भेज देंगे पढ़ाई के लिए। वो इसको टालने की हर मुमकिन कोशिश करी थी। मामा, ना तो मैं बच्चा हूँ, ना छोटा, ना ही ना समझ जानता हूँ। हनी, अच्छा क्या जानते हो आप? टेल मी। इसकी इस तरह बहस पर नबीला को गुस्सा आ गया, मगर हनी को इसके गुस्से से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। यही कि रेहान शेख ने शैला पप्पो का रेप किया। शटाख! नबीला ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। हनी, कुछ अंदाज़ा है क्या कहा है आपने मेरे सामने? मार लें, जितना चाहे मार लें, मगर सच तो यही है ना? हनी ने अपने गाल पर हाथ रख कर हटाया था। और सच ये भी है कि मैं रेहान शेख को छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे ना बताएं रेहान शेख के बारे में, मगर मैं अपने तरीके से ज़रूर पता करूँगा। हनी की बलोरी आंखों में गुस्से के शरारे दौड़ रहे थे, जिससे नबीला अपने आने वाले वक्त के लिए परेशान होगी। हनी मेरे चांद, क्यों मेरे लिए मज़ीद परेशानी का सामान पैदा कर रहे हो? मैं शैला के लिए वैसे बहुत परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसके गुस्से के कैसो गज़ब को देखकर वो नरम पड़ने लगी। मामा, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं अपनी परेशानी, मगर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप डैड से भी छुपा रही हैं, इन्हें भी बताइए। नहीं, नबीला ने हनी के मुंह पर हाथ रख दिया। खुदा का वास्ता हनी, आप वलीद से कुछ नहीं कहेंगे। मगर क्यों मामा, आप इन्हें बताएं तो चले कि आप मुझे बच्चा समझती हैं, मगर डैड तो आपके शौहर है, शैला पप्पो के बड़े भाई हैं। अपनी माँ की आंखों की नमी से इसके गुस्से को कुछ ठंडा कर दिया था। आपके डैड एक हस्बैंड और एक बड़े भाई से पहले वडेरे हैं। क्या मतलब? अगर मैंने शैला के बारे में इन्हें बता दिया या इन्हें शैला पर गुजरी ज़्यादती का पता चल गया तो वो सबसे पहले शैला को ज़मीन में ज़िंदा उतार देंगे। इसके बाद हांशे के पूरे ख़ानदान को वो सज़ा देंगे कि इस समेत आने वाली नस्लें 100 बार भी इस ख़ानदान पर ज़न उठाने के लिए सोचेंगे। नबीला की सोचकर इस रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। इसका रवा रवा कांप उठा। ये क्या कह रही है मामा? आप डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो ऐसा नहीं है। हनी को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो बेयकीन नज़रों से नबीला को तक रहा था। वो ऐसी ही है। वलीद अफरीदी अपने ख़ानदान पर उंगली उठता कभी नहीं देखेंगे। और आप अभी छोटे हो, अपनी पप्पो की मोहब्बत में जज्बाती हो रहे हैं, मगर कल आप भी अपने बाप दादा की तरह ही सोचोगे ना सिर्फ बल्कि वही करोगे और जिस ख़ानदान की रवायत है, अगर क्योंकि आपके अंदर इन्हीं लोगों का खून दौड़ता है। नो मामा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। रही शैला पप्पो, तो डैड से ज़्यादा इनकी हिफाजत मैं करूँगा और आपको दिखा दूँगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। खुश रहें आप, मेरी ढेर दुआएं आपके लिए। नबीला ने अपने बेटे के माथे पर शफ़क़त से बूसा लिया। आप फ़िक्र मत करें मामा, अगर ये ख़ानदान औरतों की इज़्ज़तों के मामले में इतना ज़ालिम और जाबिर है तो मैं भी इसी ख़ानदान का वारिस हूँ। इसने नबीला के दोनों हाथ थाम लिए। बेशक मैं 15 साल का हूँ, मगर शैला पप्पो की हिफाजत करना जानता हूँ। हनी ने नबीला के दोनों हाथ छोड़ दिए और आकर शैला के पास बैठ कर इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए।
नबीला ने फ़ख्र से हनी को देखा और आकर पीछे से इनके शाने पर हाथ रख दिया। रात को वलीद अफरीदी 9 बजे ही आए थे। आज इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि सब मिलकर डिनर बाहर करेंगे। नबीला रेडी है आप सब लोग? वलीद अफरीदी ने ब्रीफ के सोफ़े पर रखा जिसे मुलाजिम उठाकर इनके बेडरूम में रख के आ गया था। वलीद अफरीदी सोफ़े पर बैठ गए। वो 5 मिनट हो गए थे मगर नबीला नहीं आई। 5 से 10 मिनट इस तरह कोई आधा घंटा गुजर गया मगर नबीला और हनी का कुछ पता नहीं था। इस दौरान वलीद अफरीदी टीवी देख रहे थे। टाइम गुजरने का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी कीमती घड़ी में टाइम देखा, फिर रिमोट उठा कर रखा और अपने बेडरूम में आए। वहाँ भी नबीला नहीं थी। नबीला कहाँ है? वो खुद से सवाल करते दरवाज़ा बंद किया। हनी के बेडरूम में वहाँ भी नहीं थी और हनी भी नहीं था। इन्होंने कंधे उचकाए, फिर जहन में शैला अफरीदी का ख्याल है। वो हनी के कमरे से निकलकर ऊपर शैला के बेडरूम की सिमत बढ़े। दरवाज़ा बगैर दस्तक दिए अंदर आए। सामने के मंजर ने शशो पानी में डाल दिया। शैला बेड पर कंबल ओढ़े सो रही थी। हनी शैला के पास बैठ रहा था। नबीला हनी के पीछे इसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी थी। ये क्या हो रहा है? वलीद अफरीदी आगे बढ़े। नबीला और हनी ने हाथ चौंक कर पीछे भौंचका से रह गए। अभी कल सुबह ही तो इनकी शैला से मुलाकात हुई थी। वो इनको यूनिवर्सिटी छोड़ने गए थे, लेकिन कल से आज तक ऐसी क्या अवतार इस पर टूट गई? ऐसी कौन सी क़यामत है जिसकी जद में इसका नातवा वजूद आ गया था, जो इस कदर बदल गई थी? ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा लाश बन गई हो। सुर्ख सफ़ेद रंगत सफ़ेद पड़ चुकी थी। आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। होंठों पर पुपड़ी सी जमकर सूखे हो गए थे। वो ये क्या हो गया था नबीला शैला को? ये क्या हो गया नबीला शैला को? ऐसी क्या बात हुई जो ये मुर्दा से बदतर हालत में यूं बिस्तर पर पड़ी है? वलीद अफरीदी की ज़ुबानी ने वो खुद भी लड़खड़ा के रह गया। वलीद? नबीला तेरी से वलीद अफरीदी के करीब आई। नबीला मुझसे कुछ झूठ मत बोलना, सच बताओ माजरा क्या है? बमुश्किल उन्होंने अपना मजबूत असाब पर कंट्रोल किया। नबीला को नहीं लगता था वो मजीद कुछ छुपा पाएंगी। वो खामोश होगी। इसकी आंखों में नमी से उतर आई। नबीला खामोश मत रहिए, बताइए मुझे। इन्होंने नबीला को दोनों शानों से थाम कर झंझोड़ के रख दिया। हनी ने बगौर अपने डैड को देखा और नबीला की बात सच लग गई। वो एक शौहर और बाप से होने से पहले एक पठान वडेरे हैं जिनके खून में लावा बहता है। अरे हान शेख। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर सब इनके गोशगुजार करती चली गई जो आप भी थी शैला पर गुजरी। जो जुल्म इसने कसूर ना होते हुए भी सब वलीद अफरीदी को एक जुल्म की दास्तान सुनाती चली गई। वलीद अफरीदी का रंग एक लम्हे में बदला। वो इस वक्त एक तलीम याफ्ता तहजीब याफ्ता वलीद अफरीदी नहीं बल्कि रवायती अपनी इज़्ज़त और आबरू पर मन मिटने वाले पठान वडेरे लग रहे थे। और आप मुझे ये बात अब बता रही हैं? वलीद वलीद मेरी बात समझिए। जस्ट शट अप। वलीद अफरीदी ने नहायत बुरी तरह नबीला के दोनों हाथ झटके थे कि वो पीछे बिस्तर पर गिरी। एक लफ्ज़ और आगे कहा तो ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी। वो बुरी तरह मुश्तिल हो गए। गुस्सा इनके अंग से फूट रहा था। आंखों से शोलों की चिंगारियाँ निकल रही थी। मुंह से बहुत सारे अस्थों की फनकार थी। ये रूप वलीद अफरीदी का पहली बार देख रही थी। अब तक तो सुना बहुत था मगर आज देख भी लिया। वो अंदर तक काम कर रह गया। बल्कि पास खड़ा हनी भी अंदर से सहम गया। इसने भी कहा अपने इस कदर प्यार करने वाले नरम मुलायम सा लहजा रखने वाले डैड का गुस्सा देखा था। वलीद इसमें शैला का कोई कसूर नहीं। आप नहीं नबीला, शैला का फैसला तो हवेली जाकर ही होगा। तुम जानते हो कि इसके साथ क्या होगा, मगर इससे पहले रेहान शेख का हिसाब चुकाना है। वलीद अफरीदी मुश्किल से आगे बढ़े और इस कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में तेज़ी से आए। इसके पीछे नबीला आई थी तेज़ी से। वलीद ये आप क्या कर रहे हैं? वलीद अफरीदी ने अपनी पिस्तौल निकाली थी और इसको चेक करके इसको लोड करके अपनी कोट की जेब में डाल दी। नबीला पूरी तरह थरथरा के रह गई। वो जानती थी कि वलीद अफरीदी क्या करने जा रहे हैं। वलीद, रेहान शेख कसूरवार, इसने हमारी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया, इसे सज़ा मिलनी चाहिए मगर इसे सज़ा कानून देगा। आप अपने इसके खून से अपने हाथ मत रंगे। नहीं, वलीद अफरीदी ने इसको धक्का दे दिया। इसको सज़ा कानून नहीं मैं दूंगा। मेरी पिस्टल में जितनी भी गोलियां, इसका पूरा वजूद छलनी छलनी कर दूंगा। इसके जिस्म के इतने टुकड़े करूंगा कि आने वाली 100 नस्लें इसकी इबरत से पनाह मांगेंगी। वलीद अफरीदी इस पर धाड़े थे। मैं सिर्फ 15 मिनट में वापस आ रहा हूँ। तैयारी करो, शैला को फ़ौरन हवेली लेकर चलना है। और फिर वो रुके नहीं, सीधे निकलते चले गए। हनी नबीला तेरी से ऊपर आई। डर और खौफ इनके वजूद के एक हिस्से से टपक रहा था। मामा डैड का है? खौफ से तो हनी भी था। ऐसा माहौल में पहली बार जो देख रहा था। वो रेहान शेख को ख़त्म कर देंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जानती थी वो अपनी रवायत की पासदारी करेंगे। वो चाहे कितना ही पढ़ लिखे क्यों ना, मगर इज़्ज़त के मामले में कोई तालीम कोई तहजीब आड़े नहीं आती। मामा अब क्या होगा? वो वापस आ रहे हैं। वो कह के गए कि शैला को लेकर हवेली चलना है, मगर शैला पप्पा तो वैसे भी बहुत बुरी हालत में। मैं जानती हूँ वो लोग शैला को जिंदा ज़मीन में उतार देंगे। शैला पप्पू का क्या कसूर मामा? आप नहीं जानते, शैला का लड़की होने सबसे बड़ा कसूर है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है मामा। हनी को बहुत बुरा लग रहा था ये सब। वहाँ इंसाफ नहीं चलता हनी, वहाँ इंसाफ की ज़ुबान नहीं, गोलियों की, कत्ल की, मार दो या मर्चों की ज़ुबान चलती है। नबीला का सोच कर ही रवा रवा काम गया। वो जानती थी वो जितनी भी कोशिश कर ले मगर हर कोशिश नाकाम ठहरेगी। वलीद अफरीदी कतई नहीं मानेंगे। आज शैला अफरीदी की आखिरी रात, इसके बाद वो जिंदा कब्र में दफना दी जाएगी। इसको तो ये भी नहीं मालूम कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। वो मासूम तो इस सबके बेखबर अंधेरी दुनिया की बासी बनी हुई थी और इसी अंधेरी नगरी में इसको चंद घंटों बाद मिल जाना था। यह इस बेचारी का मुकद्दर। पूरी दर्दनाक सोचों में घिरी थी कि इसका सेल फोन बजने लगा। अजनबी नंबर था। दिल तो नहीं चाह रहा था फ़ोन रिसीव करने का, मगर हनी के बोलने पर रिसीव कर लिया। हेलो जी, आप कौन? बेदिली से बात कहा गया। जी, मैं डॉक्टर रज़ा बात कर रहा हूँ। एक मरीज़ एमरजेंसी में आए जिनके NIC पर से वलीद अफरीदी और मोबाइल से आपका नाम मिला। जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल आ जाइए। व्हाट? क्या हुआ मेरे हस्बैंड को? नबीला बुरी तरह घबरा गई। आपके हस्बैंड का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। हाईवे पर खाई में आपके हस्बैंड की गाड़ी गिर गई थी मगर वलीद अफरीदी वहीं झाड़ियों में गिर गए। इन्हें बहुत बुरी हालत में अस्पताल लाया गया। मगर डॉक्टर, वलीद ठीक तो है ना?
कुछ कहा नहीं जा सकता, प्लीज़ आप जल्दी यहाँ आ जाइए। क्या हुआ मामा, डैड ठीक है? हनी वहीं पास खड़ा था। पता नहीं, हमें जल्दी चलना चाहिए। वो दोनों 5 मिनट की ड्राइव से अस्पताल पहुंचे। वलीद अफरीदी आईसीयू में थे, मगर इतनी देर, इतने घंटे ऑपरेशन के होने के बाद भी डॉक्टर्स नाकाम रहे। वलीद अफरीदी नबीला का साथ छोड़ गए थे। डैड, हनी की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े। वो हिम्मत करना चाहता था कि ना रोए, सिर्फ अपनी माँ को संभालने के लिए, मगर सद अफसोस वो हार गया। मामा, हवेली फ़ोन करूँ? हाँ बेटा, वहाँ फ़ोन करना ज़रूरी है, मगर 1 मिनट। हनी फ़ोन मिला रहा था। नबीला ने इसके फ़ोन पर हाथ रख दिया। हनी ने सवारी नज़रों से नबीला को देखा। हनी, शायद कुदरत ने हमें इशारा भी दिया। कैसा इशारा मामा? शहला को बचाने का। लेकिन मामा, डैड, वलीद की मौत मेरे लिए एक बहुत बड़ा सान है, एक रोग है हनी, मगर इस वक्त शैला को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। वलीद की मौत कुदरत की तरफ से है, मगर शैला वो बेमौत मारी जाएगी। वो सब तो ठीक है मगर मामा, मगर हमें क्या करेंगे? हम करेंगे क्या? सबसे पहले शैला को महफूज मुकाम पर पहुंचाओ, ये ज़रूरी काम है। इसके बाद हम हवेली फ़ोन करेंगे, वलीद के बारे में बताएंगे। फिर हम लोग वलीद की बॉडी लेकर हवेली जाएंगे और सबको बताएंगे कि वलीद शैला को लेकर हवेली आए थे, कि कार एक्सीडेंट में वलीद की मौत होगी, जबकि शैला गहरी खाई में गिर गई। मगर मामा, इन सब का क्या फ़ायदा? शैला पप्पो के बारे में मेरे, आपके और डैड के अलावा कोई नहीं जानता। अब डैड तो नहीं है, फिर शैला पप्पो को छुपाने का क्या जवाब बनता है? वो अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। ओ फोहनी, एक तो आप सवालात बहुत करते हो। अब जो मैं कह रही हूँ वो करो, बाद में समझाऊंगी। अपने बिले से कैसे समझाती है कि अगर शैला को वो लोग बीमार देखेंगे तो इससे सबसे पहले इसका पूरा चेकअप कराएंगे, और चेकअप से इसके टेस्ट की रिपोर्ट से शैला की हालत के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, और फिर आगे क्या होगा वो सोच कर इसकी रूह तक काम गई। नबीला और हनी ने मिलकर शैला अफरीदी को इस घर से हटा दिया। रहे मुलाजिम तो इन्हें भी यही बताया कि वलीद अफरीदी शैला को लेकर हवेली जा रहे थे, रास्ते में जानलेवा एक्सीडेंट हो गया। हवेली फ़ोन कर दिया कि नबीला ने, जो खुद को अब तक संभाला था, फूट फूट के रो दी। इसका शरीक सफ़र, इसकी मोहब्बत इसका साथ छोड़ गई। इसे तन्हा दुनिया में हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल अकेली हो गई थी। सिर्फ इसका एक ही सहारा था, इसका बेटा हनी। वलीद अफरीदी की तदफीन कर दी गई। स्वयं भी गुजर गया, 40वां भी गुजर गया। बेबी की सफ़ेद चादर ओढ़े नबीला एक कोने में गुमसुम बैठी थी। सबने इसको मनाया था, अब वो क्या करेगी? तन तनहा यहाँ सबके साथ हवेली चले, मगर वो नहीं मानी। वो सब रुक मायूस होकर नबीला को ढेर तसलियाँ देकर हवेली रुखसत हो गए। यहाँ नबीला ने भी अपना हनी और शैला अफरीदी का सामान बांधना शुरू कर दिया। वो लोग यहाँ इंग्लैंड आकर बस गए थे। कौन सा ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ शैला अफरीदी का इलाज ना कराए, मगर आज भी शैला अफरीदी की वही हालत थी जो आज से 15 साल पहले थी। नबीला थक चुकी थी। इसने हर मुमकिन तरीके से कोशिश की शैला को कोमे से बाहर लाने की, मगर इसकी हर कोशिश ही नाकाम रही। बल्कि वो खुद भी अंदर से खुल खुल कर ख़त्म हो चुकी थी। शायद जिनके आगे वफा ना कर सके, जो शैला अफरीदी के लिए इतना सब सोचा था, सब बेकार रहा। वो जिंदा लाश बन चुकी थी, हर शय से बेगाना। इसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी हनी और नबीला ने, मगर अब इसकी हिम्मत भी टूट गई थी। शौहर के बगैर इसकी याद ने इसको अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था। हनी मेरे चांद, मुझसे एक वादा करें। नबीला ने पास बैठे हनी का हाथ थाम लिया। मेरे बाद आप शैला का बहुत ख्याल रखना, यूँ नहीं कि वो आपकी फुप्पो है, इसलिए भी कि वो आपके डैड की एक चहेती इकलौती बहन भी है। मामा प्लीज़, आप ऐसी बातें मत करें। हनी का दिल खून खून हो रहा था। नबीला ने एक सर्द गहरी सांस ली। नहीं हनी, जाना तो सबको ही होता है, देर से या जल्दी। आपके डैड के बाद मैंने खुद को सिर्फ शैला और आपके लिए संभाला, मगर अब मेरी हिम्मतें टूट गई हैं। ज़िंदगी का बाकी सफ़र आपको मेरे बगैर ही काटना पड़ेगा। मामा प्लीज़, मेरा दिल फट जाएगा। वो लंबा चौड़ा सुर्ख और सफ़ेद सा हनी अपनी माँ के हाथों पर चेहरा रखे सिसक पड़ा था। इसकी बलोरी आंखें छलक पड़ी, मगर कातबे तकदीर में जो लिखा है इसे कोई नहीं टाल सकता। नबीला इतनी बीमारी के बाद अपने खाल की हकीकी से जा मिली। इस भरी दुनिया में हनी बिल्कुल अकेला रह गया। शैला अफरीदी को वो अकेला ही संभाल रहा था, और संभालना भी क्या था, वो बेचारी तो बिस्तर पर मुर्दा लाश बनकर पड़ी थी। कितनी बहाने गुजार गई। खजाओं के मौसम गुजर गए, अच्छे बुरे मौत सब आए जिनसे वो बेखबर ही रही। शैला अफरीदी ने गुजरे सालों में सिर्फ खोया खोया था, मगर आज जो हालत शैला अफरीदी की थी, इन सब की वजह सिर्फ एक ही शख्स था, रेहान शेख। मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खाता हूँ रेहान शेख, कि जो हालत तुमने शैला अफरीदी की है, इससे बदतर तुम्हारी ज़िंदगी गुजारूंगा। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। इसके बदतर तुम्हारी ज़िंदगी कर दूंगा, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। हनी ने बिस्तर पर कोमे में सोती शैला अफरीदी के पेशाने पर बूसा दिया। बहुत बुरा हुआ, ये अफरीदी ने बहुत बुरे हालात देखे हैं। अच्छा हुआ फिर उसने उसने तो इंतकाम लेना ही था रेहान शेख के साथ, तो फिर मुझसे भी बुरी होनी चाहिए थी, लेकिन बेचारी वानिया पिस गई। वो आज अपने इरादे में, अपने मकसद में कामयाब हो गए। रेहान शेख को वहाँ ज़रब लगाई कि बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। ताउम्र तड़पता रहेगा जब तक जिंदा है, तब तक सिर्फ अपने लिए मौत मांगेगा, मगर मौत भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी इसे। हाँ शैला पप्पू, आज मैंने ज़िंदगी का वो कर्ज चुका दिया जो आप पर था। मैंने आपका बदला ले लिया। आज रेहान शेख की हालत दुनिया देखेगी, जैसे मैंने माल से नहीं, इज्जत से भी खंगाल कर दिया। हनी शैला के पास बैठा इनका हाथ थामे हुए था। शैला पप्पू, रेहान शेख बर्बाद हो गए, इसे मुँह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। वो हशर किया मैंने, आज मैं पुरसकून हूँ। जिस तरह रेहान शेख ने आपको इस हाल में पहुँचाया, वही हालत अब इसकी बेटी की भी है। अब जब जब अपनी बेटी को देखेगा, अपना गुनाह याद करके रोएगा। शैला अफरीदी की उंगलियों में मामूली सी जंबिश हुई। अफरीदी ने देखा, फिर इसके चेहरे को देखा, जहाँ पलकों पर भी हल्की सी जंबिश होने लगी। वो बेख्तियार आगे बढ़ा और शैला अफरीदी के चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भर लिया। शैला पुप्पो, इस बात की शिद्दत से इन बिलोरी आंखों में नमी सी भरने लगी। शैला पुप्पो, आंखें खोलिए, मैं आपका हनी। वो मुस्तकिल चिल्ला रहा था, और इतना असर हुआ कि शैला अफरीदी ने इतने सालों के बाद आंखें खोली थी। ज़िंदगी की इतनी खज़ां बहारें बेशक इसने नहीं देखी थी। बेशक वो नींद की गहरी वादियों में थी, मगर इसे इतने सालों से सिर्फ दो ही आवाज़ों से आशनाई थी जिन्हें वो नींद में सुनती थी, नबीला और इसका चहेता भतीजा हनी।
और आज जो हनी ने कहा इसका सुना दिल की मध्यम चलती धड़कन तेज से तेज होती चली गई। इसके सूखे होंठ कुछ कहना चाहते थे मगर बोल नहीं पा रहे थे। हाँ शैला पप्पू कुछ तो बोलिए। अफरीदी इतना खुश हुआ जैसे शायद कहीं इसका दिल ही ना फट जाए, मगर ये खुशी सिर्फ चंद घड़ी की थी। शैला अफरीदी की सांस उखड़ने लगी, इसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। अफरीदी ने ज़रा देर नहीं की, जल्दी से इसके कमज़ोर लागर वजूद को अपने मजबूत बाजू में भरा और गाड़ी में आराम से लटा के गाड़ी का रुख अस्पताल की जाने मोड़ दिया। ज़िंदगी का इस कदर तकलीफ दे लम्हा वो कैसे फरामोश कर सकते थे। किसी मासूम और बेकसूर पाक दामन लड़की की इज्जत और आबरू को पामाल करने के लिए वो गुनाहगार ज़रूर हुए थे। मोहित के कहने पर आकर रेहान शेख ने वो इंतहाई कदम उठा लिया था। जब बगैर चवल आदमी है, लानतिया, जिसके बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और अपने इस इक़दाम पर वो पछताया भी बहुत है, मगर ये मलामती पछतावा ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद पाकिस्तान से बाहर चले गए। वहाँ अपने डैड का बिज़नेस खुद इन्होंने ही संभाल लिया था। बाहर की रंगीन दुनिया, आज़ाद माहौल ने पीछे पलट कर देखने का मौका ही नहीं दिया। इसके दिलो दिमाग से ज़िंदगी का वो चंद लम्हों का पीरियड अक्सर फरामोश हो चुका था। बहुत चंगा हूँ तुम सारी ज़िंदगी नहीं भूल लेगा जो तेरे ना फिर चंगी हुई। इन्हें तो याद भी नहीं रहा कि इनके हाथों किसी की ज़िंदगी उजड़ चुकी है। पूरी दुनिया इस बेचारी को बर्बाद फना हो गई है। मगर रेहान शेख को क्या परवाह, वो तो अपनी नई ज़िंदगी में खुश खुरम थे। इन्हें भी क्या याद हो सकता था, शादी के 1 साल बाद प्यारी सी बेटी भी झोली में डाल दी थी खुदा ने। रेहान शेख इस कदर खुश थे जैसे कायनात की हर खुशी इनके आंगन में आ समाई हो। बहुत दिल से दोनों माँ बाप ने इसका नाम वानिया रखा, जो बहुत खूबसूरत थी। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, तशवीश की बात सामने आई कि वानिया एक पाँव से माजूर है। ये बात रेहान शेख और सोबिया के लिए शौक साबित हुई। वानिया 2 साल की हुई तो चलने फिरने से माजूर थी। सोबिया इस गम में अंदर ही अंदर घुलती चली गई। रेहान शेख की बनिस्बत बहुत छोटे दिल की मालिक थी। डॉक्टर के कहने पर वानिया का एक ऑपरेशन कर दिया गया। वो 15 साल की उम्र से बैसाखी के सहारे चलती थी। सोबिया ये गम दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी, फिर एक रात ऐसी ही सोई कि फिर सुबह आँखें नहीं खुली। रेहान शेख बिल्कुल टूट गए थे। इन पर जान छिड़कने वाली इनकी शरीक हयात अब नहीं रही थी, मगर इन्हें खुद को संभालना था वानिया के लिए, इसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। फिर उन्होंने फैसला कर लिया अपना सारा बिजनेस इस्लामाबाद शिफ्ट कर लेंगे। वो अस्पताल आ गए थे। इन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना पैसा कमाया था कि अगर वो ना भी रहते तो इनके बाद इनकी बेटी ज़िंदगी बहुत शान से गुजरती। इतना वो नाम शोहरत इज़्ज़त कमा चुके थे और बेइंतहा दौलत भी, मगर ये सब पल में मिट्टी का ढेर हो जाएगा इसका तो अंदाज़ा नहीं था, ना ही वहम गुमान में था। इन बाप बेटी की ज़िंदगी में गबन चाल सा आ गया, क़यामत सी बर्पा हो गई थी। इतने सालों की शायद मेहनत के बाद जो दौलत, जो बिज़नेस उन्होंने सेट किया, वो दिन रात की अनथक मेहनत की, वो पल भर में अफरीदी ने खाक में मिला दिया। बहुत चंगा कितना तेरना तेज तो भी पैड़ी होनी चाहिए इसी चवला जिया लान दिया। इनका पूरा बिजनेस पर बात कर दिया, कुछ नहीं बचा था रेहान शेख के पास, यहाँ तक कि इनकी इकलौती प्यारी बेटी के साथ जो कुछ इसने किया वो नाकाबिले माफ़ी था। रेहान शेख ने जो कुछ शैला अफरीदी के साथ किया सो किया, मगर अफरीदी ने इससे 10 नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ाकर इसका सूद समेत इसका बदला ले लिया था। नहीं मिस्टर अफरीदी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो डर तुमने मेरी बेटी को दिया, इसी डर से तुम अपनी मौत मांगोगे। जी तुम्हारी जिस्म का रेशा रेशा अलग ना करती तो मेरा नाम भी रेहान शेख नहीं। हाले भी नहीं तक अपने एहसास और ऐलान दिया। रेहान शेख की आंखों में खून के शरारे दौड़ने लगे। इन्होंने अपनी कोट की जेब से मोबाइल निकाला और एक अनजाना नंबर डायल किया। ये काम जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए। और फिर मजीद मोबाइल के इस बार मुकाबले को तफसील पर समझाकर मोबाइल ऑफ कर दिया। अफरीदी अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। रेहान शेख ने खून आलूद नजरों से सामने दीवार की तरफ देखा था। समद, आज आप जल्दी नहीं जा रहे? जुबारिया ने ब्रीफकेस इनके हाथ में थमाया था। और आपने आज सही से नाश्ता भी नहीं किया? जुबारिया कौन आ गई? जुबारिया ने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। वो चाहती थी कि समद अफरीदी को सुबह का नाश्ता पेट भर कर खाने की आदत है। अच्छा, नवी एंट्रीज हुई हैं अफरीदी खानदान दी। और आज तो उन्होंने सवा एक टोस्ट और एक गिलास ऑरेंज जूस के कुछ लिया भी नहीं था, हालांकि वो बार बार इन पर टोकती भी जा रही थी तो, और टोस्ट पर मक्खन लगा लगा कर इनकी प्लेट में रखती भी जा रही थी, मगर इतने कम नाश्ते से इनको फिक्र लाक हो गई। हाँ, दरअसल आज सलीम अहमद और फ़हीम अहमद के साथ ऑफिस में एक अहम मीटिंग है। 9 बजे की डेलीगेशन भी आ जाएगा और कुछ मशीनरी भी बाहर ममालिक से मंगवानी है। समद अफरीदी ने अपनी कलाई पर बंदी कीमती घड़ी देखी जो सुबह 8 बजा रही थी। अच्छा चलें ठीक है, मगर शाम में जल्दी तो वापसी हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकता, आपको कोई काम है? जी मैं आज शाम अहमद विला जाती। काफ़ी दिन हो गए नजमा, आसिया और राबिया से मुलाकात हुए। चलो फिर देखते हैं, अगर जल्दी वापसी होगी तो चलेंगे। इन्होंने मुस्कुरा के हामी भरी। ओके, जुबारिया ने भी मुस्कुरा के ने देखा। अच्छा बीबी जान, इजाज़त दें। समद अफरीदी चलते हुए बीबी जान के पास आए जो तख्त पर बैठी कोई तस्वीर पर वजीफ़ा गई थी। फ़ी अमान अल्लाह बेटा, खैर से जाओ खैर से हो। बीबी जान ने समद अफरीदी के छुके सर पर हाथ रखा शफ़क़त से, और कुछ आयतें पढ़कर रोज़ की मामूल की तरह इन पर फूंकी थी। और सलजोक की कोई खबर कुछ बताया, वो कब तक आ रहा है? समद अफरीदी को एकदम ही सलजोक की याद आ गई। इन्होंने जुबारिया को सवाली नज़रों से देखा था। इस पर जुबारिया हौले से मुस्कुरा दी। इन्होंने सरसरी से जिक्र किया, मगर वो भूले नहीं थे। 1-2 दिन में यहाँ कराची पहुँच जाएगा, बल्कि खुशखबरी ये भी है कि सलजोक की पोस्टिंग यहीं कराची में हो रही है। जुबारिया के चेहरे पर ममता से भरी खुशी के रंग थे। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा कर दी कम था कि अब सलजोक इनकी नज़रों के सामने रहेगा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, क्यों बीबी जान? समर अफरीदी को दिल से खुशी हुई इसकी या मुस्तकिल आमद की। हाँ, ये तो वाकई बड़ी खुशखबरी है की बात है कि अब सलजोक मुस्तकिल हमारे साथ ही रहेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि छोड़ दे सरकारी नौकरी, जिसकी वजह से बंदा कहीं टिक कर नहीं बैठ सकता।
बीबी जान ने अपनी राय भी पेश कर दी। बीबी जान, हमारा असल जो कोई मामूली ओहदे पर तो फाइज नहीं है, कैप्टन है, और ऊपर से जितने तमगे से इसकी बहादुरी पर मिले मैं तो सुरखरू हो गया हूँ। समर अफरीदी का फ़ख्र से सीना चौड़ा हो गया। चलो भाई, जिसमें तुम खुश में इसमें हमें भी खुशी है। और सबसे ज़्यादा तो इस बात की खुशी होती है कि दूसरा पोता हुनैन, मेरा जिगर गोशा, मेरी आंखों की ठंडक मेरे सामने रहता है। बीबी जान को हुनैन बहुत अजीज़ था। जितनी खामियां समद अफरीदी को हुनैन में नजर आती, बीबी जान को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इसका बचपना कहकर टाल जाती और कभी कभी तो समद अफरीदी को भी डांट देती थी। हुनैन ते हनी साउंड समथिंग रलदा मिलदा लग रहा किते आही ते नहीं ओला अफरीदी। बीबी जान, सलजोक ने मुझे जितना खुश और पुरसकून रखा, हुनैन ने इससे कई ज़्यादा मुझे मायूस किया। अब तो इसकी तरफ से मैं किसी अच्छा होने की उम्मीद ही खो चुका हूँ। समर अफरीदी ने अपने छोटे बेटे हुनैन अफरीदी की बेराह हरकतों पर इजहार अफसोस किया। नहीं समत, सुनैन ज़रा लाउबाली लापरवाह से, अभी छोटा भी तो है, जब जिम्मेदारियाँ पड़ेंगी तो खुद ही राह रास्त पर आ जाएगा। मगर अभी मेरे बच्चे के खेलने कूदने दो, ऐश करने दो, इसके बचपने के बिजनेस की ये बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों की नज़र मत करो। बीबी जान तो 30 अदा की हुनैन के फेवर में, इसके खिलाफ इन्हें सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं बीबी जान, हुनैन अभी ना समझ है, फिर इसकी उम्र ही क्या है, 23-24 साल उम्र कोई बिजनेस या जिम्मेदारी संभालने वाली तो नहीं होती। मगर समझ साहब तो हर वक्त मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। जुबारी ने बीबी जान का पूरा साथ देते हुए अपने बेटे की वकालत की। लाओ बाली, छोटा, ना समझ, वेरी गुड, ये आप दोनों खवातीन हैं जिन्होंने हुनैन को आसमान पर बिठाया हुआ है। आप दोनों की शय पर भी आज इतना आगे बढ़ गया। समद अफरीदी को दोनों की फेवर बहुत नागवार लगी। जानती है बीबी जान, कल रात मेरे दरीना दोस्त फैजान की कॉल आई। वो कह रहा था कि इसकी बेटी निम्रा बहुत रो रही है। वजह यह कि आपकी नास समझ लाओबाली और लापरवाह बेटे हुनैन अफरीदी ने फैजान की बेटी से अच्छा खासा लंबा चौड़ा इश्क फरमाया, और जब बिल भर गया तो निम्रा से कहकर आगे कि हम इस दोस्ती को मजीद आगे नहीं बढ़ा सकते। ये तो करतूत है आपके साहबजादे की, हद होती है किसी बात की। तंदिया नज़रों से दोनों को देखते हुए कहा है। इनको लबो लहजे में मामूली से गुस्से की अमेजिश दोनों ने नोट कर ली, मगर बीबी जान समद अफरीदी के गुस्से से कहाँ दबने वाली थी। अब आप बताइए, इसने ना समझी कहेंगे अपने लाडले की? वो पूरी तरह हुनैन अफरीदी से नाराज़ और बदगुमान थे। तो और नहीं तो क्या, हुनैन ना समझी तो है। आजकल के लड़कियों की तरह तेज तरारी थोड़ी है। वो कौन सा लड़कियों की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ये तो आजकल की लड़कियां हैं जो मेरे खूबसूरत हुनैन के आगे पीछे मरी जा रही हैं। और जाहिर सी बात है, हुनैन खूबसूरत होने के साथ साथ दौलतमंद भी बहुत है। तो लड़कियां सबसे पहले ऐसी लड़कों को फांसती हैं अपनी खोली बेहुदा दाएँ दिखाकर। और फिर जब आजकल की मॉडर्न लड़कियों को खुद अपनी इज्जत और नस्वानियत का ख्याल नहीं, ना ही अपने माँ बाप की इज्जत की पासदारी है, तो फिर लड़कों का क्या, लड़के का क्या है? वो तो अपना टाइम इंजॉय करेगा ही। और रही अपने हमारे दोस्त की, वो बेटी खूब जानती हूँ मैं इस लड़की को, बल्कि मैं तो पहली नज़र में इस लड़की को पहचान गई थी जब वो यहाँ हुनैन को लेने आई थी, क्लब ले जाने के लिए। मुझे तो पहली नज़र में सख्त बुरी लगी। माँ बाप ने इस कदर छूट दे रखी कि क्या बताऊँ, जिस्म पर कपड़े ना होने के बराबर ही पहने हुए थे। जाने अपना उरिया जिस्म की नुमाइश करके क्या दिखाना चाहती हैं। भाई मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने तो बोल दिया, ए बीबी, जो थोड़ा सा भी जिस्म छुपाने को कपड़े पहने हुए ना, वो भी उतार दो। भैया वो तो यूँ बनाती भी बुरा मान के घर से निकली जैसे खुदा ना ख्वास्ता मैंने इसकी शान में कोई गुस्ताखी कर दी हो। बीबी जान तो अच्छा खासा सब तफरीदी को लेक्चर दे डाला था। माशाल्लाह बीबी जान, आपने तो इतना कुछ निम्रा को सुना दिया, फिर भी आप कह रही हैं कि इसने आपकी शान में गुस्ताखी कर दी। आफरीन आप पर बीबी जान। समर अफरीदी तो सरता पास सुलग के रह गया। अगर हो सके तो जरा अपने पोते को भी कुछ समझा दें, कुछ तो अक्ल के होश के नाखून ले ले, जो कि मजीद बिगड़ता ही जा रहा है। कोई बिगड़ता नहीं जा रहा। तुम भी अपनी सोच जरा इसके वसी कर लो, और आगे से खबरदार जो तुमने मेरे हुनैन के खिलाफ कोई गलत बात कही है सोची हो तो। वो मेरा चहीता पोता लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ऐसी बेहुदा बेढंग की लड़कियों से दोस्ती गांठने का कुछ शौक नहीं है हुनैन को। कोई वजह ही होती होगी जो ऐसी लड़कियों से दोस्ती खत्म कर देता है। बीबी जान कहाँ चूकने वाली थी। ला हौला वला कुव्वता। बीबी जान के ऐसे अल्फाज पर वो जज्बत से होकर रह गए। आप तो बात करो कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, बजाय इसकी गलती को सुधारने के इसकी बेवकूफ़ियों पर पर्दा डाल रही हैं, ना कि हुनैन को सरजनिश करें। आप हमेशा से इसकी खातिर मुझसे उलझती हैं। वो खफा होने लगे। अच्छा बस करो, ठीक हो जाएगा। हर रोज़ की तरह आज भी फिर एक नई झड़प और ना ख़त्म होने वाली बहस शुरू हो गई थी। बात हुनैन से शुरू होकर हुनैन पर ही ख़त्म हो जाती है। फिर आखिरी नतीजा ये निकलता कि बीबी जान की जीत होती है। और बीबी जान बहुत कम बोलती थी, मगर जहाँ बात हुनैन की आए वो खामोश नहीं रहती थी। कोई गलती नहीं करता मेरा चांद हुनैन जो इसे सुधारने चला। पूरा ज़माना अगर तुम्हें समझाना ही है तो जाओ अपने दरीना दोस्त फैजान को समझाओ। कितना बड़ा बिजनेसमैन तो बन गया, कम से कम बेटी की तरबियत भी अच्छी कर देता, जो उरिया लिबास में इधर उधर फिरती है। मेरे हुनैन किसी बेहुदा लड़की से दोस्ती नहीं करनी। और फिर चलो तुम सबको छोड़ो, तुम ही शर्म कर लो, हर दम इस मासूम के पीछे पड़े रहते हो। अपनी पढ़ाई से फारिग ही तो हुआ है, और तुम चाहते हो कोई छोटी सी जान बिजनेस के दावपेच के झमेलों में लगकर अपनी मासूमियत और बचपन खो दे। माफ़ कीजिएगा बीबी जान, आपके शहजादे मासूम से हुनैन अफरीदी की पढ़ाई अधूरी है। समद अफरीदी तासुब से देख कर रह गए। हाँ तो क्या हुआ, हमें कौन सा नौकरी करानी है? इससे इतनी जायदाद है इसकी पुरखों की, इसके बाप दादा की, अगर इसके साथ पुश्ते भी बैठ कर खाएं तो कम ना पड़े। मेरे हुनैन के अभी ऐश की ज़िंदगी गुजारने के दिन है, और जब तक मैं जिंदा हूँ इसके ऐश और आराम में कोई कमी नहीं, बेशी नहीं होनी चाहिए। बीबी जान ने समर अफरीदी की अच्छी खासी क्लास ले डाली कि वो बगले झांकने पर मजबूर हो गए। जब बारियां मुंह नीचे की सिर्फ मुस्कुरा के रह गई। वो जानती थी कि हुनैन के खिलाफ वो किसी से भी मामूली सी बात सुनने की रवादार नहीं, और ये बहस मजीद तूल पकड़ दी कि इन्होंने समर अफरीदी को देखा।
समद साहब, आज आपकी ज़रूरी मीटिंग है, आपको देर हो रही है। समद अफरीदी ने एक तीखी नज़र ज़ुबारिया पर डालते हुए बीबी जान को देखा और नफ़ी में इधर उधर गर्दन हिलाते हुए मुड़े थे। मज़ीद जान ज़ुबारिया की दबी दबी मुस्कुराहट ने जला दी। और मुस्कुरा लें, जब हुनैन की तरफ से बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे ना, तब अकल आएगी आप लोगों को। अल्लाह ना करे समद साहब, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे नुकसान उठाए इसके दुश्मन, और तुम कैसे बाप हो, मेरे सामने मेरे हुनैन को कोस रहे हो, इसे बद्दुआएं दे रहे हो, खुदा ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो। बीबी जान की बुरी आंखों में आंसू आ गए। समर अफरीदी जो सही मानों में घबरा के रह गए, अपनी ज़ुबान से अदा होने वाले अफसों पर पछताने लगे। इनकी ज़ात से इनकी माँ का दिल दुखा था। इन बुरी कमज़ोर आंखों में आंसू आए थे। ज़ुबारी और समद अफरीदी तेजी से इनके दाएं बाएं बैठे थे। वो बुरी तरह पशेमान होने लगे। क्यों भूल गए हुनैन बीबी जान की कमज़ोरी है, बीबी जान की कमज़ोरी है। मुझे माफ़ कर दीजिए बीबी जान, मेरा वो मकसद नहीं था, मैं तो हुनैन के भले के लिए कह रहा था। समद अफरीदी ने ब्रीफ केस एक तरफ रखकर बीबी जान का हाथ थाम लिया। कौसना देना, बद्दुआ देना इसके लिए भला। बीबी जान अपनी वाइट शीशों से मज़ीन चादर के कोने से अपनी भीगी आंखें खुश करनी चाहिए। आज समद अफरीदी के लफ्ज़ों से इनको जोर का धक्का लगा। दिल दुखा था बीबी जान का। मैं अपने वलीद को, शैला को खो चुकी हूँ। हुनैन को अगर कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। समद वो मेरी शैला का परतू है, मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज़ है हुनैन। और गिनती के 3 ही तो पोते हैं मेरे, सलजोक, हुनैन और तो मेरी नज़रों के सामने, मगर हनी, इसे तो इसकी माँ जाने कहाँ ले गई। अच्छा, हनैन ते हनी दो लदा हर जगह ढूंढा, मगर नाकामी के सिवा अलावा हाथ कुछ नहीं है। मगर जो नज़रों के सामने तुम चाहते हो वो भी मुझसे दूर हो जाए। बीबी जान ने आंसू भरी आंखों से समद अफरीदी को देखा। मुझे माफ़ कर दे बीबी जान, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। समद अफरीदी ने इनके बूढ़े हाथ की पुष्ट पर गुस्सा लिया। ठीक है समद, मगर याद रखना आज के बाद हुनैन के लिए बद्दुआ का एक लफ्ज़ भी मुँह से मत निकालना, ना ही तुमसे सख्त पड़ना, मैं तुमसे सख्त नाराज़ हो जाऊँगी। बीबी जान ने समद अफरीदी को मलामती नज़रों से देखा था। आज के बाद ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मगर बीबी जान, हुनैन मेरा भी बेटा है, मैं जो डांटता हूँ इसके मुस्तकबिल के लिए डांटता हूँ। आप खुद सोचें, इस साल पूरे 25 का हो जाएगा। बीजान बीकॉम के अलावा कोई एजुकेशन नहीं है इसकी। वो आपकी बहुत सुनता है, अगर आप ही कहती कि मैं सख्ती ना करूँ तो ठीक है, आज के बाद नहीं करूँगा। आप इसको समझाएं, आजकल इसके कदम सही सेमत की तरफ नहीं चल रहे। समिया नामी लड़की, किसी लड़की से ठीक ठाक अफेयर चल रहा है। मुझसे कितने लोगों ने इसकी शिकायत की। बीबी जान, वो अपनी लाइफ के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं है। तुम फिर शुरू हो गए। बीबी जान इसका हाथ झटका था। जब वक्त आएगा तो खुद ही समझ आ जाएगी, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी। मगर तुम्हारी बेजा सख्ती ज़रूर से गलत सिमत की तरफ ले जाएगी। ज़ुबारी ने धीरे से समर अफरीदी का हाथ दबाया, आंखों के इशारे से खामोश रहने के लिए कहा। समर अफरीदी खामोश हो गए। किसी असना में इनका मोबाइल बजने लगा। इन्होंने मोबाइल देखा जहाँ फ़हीम अहमद की कॉल आ रही थी। हेलो फ़हीम। हाँ समद, आज आप अभी तक पहुँचे नहीं, सब खैरियत तो है ना? जी हाँ फ़हीम, मैं सब ठीक है, मैं बस निकलने ही लगा। ओके, फिर जल्दी आ जाइए, डेलीगेशन भी आ गया। ओके, मैं बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ। समर अफरीदी ने मोबाइल ऑफ करके जेब में रखा और बीबी जान को नरम निगाहों से देखा। अच्छा बीबी जान, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। समर अफरीदी ने इनकी पेशानी पर बूसा लिया। फ़ी अमान अल्लाह। बीबी जान ने इनके सर पर शफ़क़त से हाथ धरा। बीबी जान आप ठीक है? ज़ुबारी ने इनका पैर दबाया। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ, हुनैन को जगाओ, इसे मेरे पास भेजो, मैं इसे अपने किसी काम से कोयटा भेजूंगी। 1-2 दिन समद की नज़रों से दूर रहेगा तो समद का गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। जी बेहतर बीबी जान, वैसे भी वो साबिर बहादुर सुबह 5 बजे तशरीफ़ लाएँ, किसी पार्टी वगैरह में गया होगा। जी बीबी जान, मेरी इतनी तफसील से बात तो नहीं हुई, मगर मैं उठा कर नीचे ले आती हूँ। ज़ुबारिया खड़ी होगी, इनका रुख ऊपर हुनैन के बेडरूम की सिमत था। ज़ुबारी ने हुनैन के बेडरूम का दरवाज़ा खोल के जैसे बेडरूम में कदम धरा, तेज़ परफ्यूम की खुशबुओं ने इसका स्वागत किया, जो ज़ुबारी के दिमाग पर जा लगी। इतनी तेज़ खुशबू, हुनैन ऐसा ही था, खुद अपने साथ साथ अपने बेडरूम की भी हर शय को खुशबुओं में नहला देता। बाज़ों का तो बुरी तरह चिढ़ जाती। बेडरूम में कदम रखते ज़ुबारी की नज़र इनके बेडरूम में बिखरे औंधे पड़े सामान पर पड़ी। कोई भी शय अपने ठिकाने पर मौजूद नहीं थी। वार्डरोब के तीनों पट खुले हुए थे, जिन्हें बंद करने की जहमत भी गवारा नहीं की गई थी। इसमें से हर कपड़ा बाहर निकला हुआ था, कुछ तो वहीं लटक रहे थे। और कितने बेड पर अपनी तौहीन पर मातम के ना थे। हुनैन को कपड़े खरीदने का क्रेज़ था। हफ्ते में इतनी महंगी महंगी टी शर्ट्स, जीन्स वगैरह लाता और लाकर सिर्फ एक दफ़ा पहनकर यूँ ही वार्डरोब में किसी कबाड़ की तरह डाल दिया करता था। यही कुछ हाल ड्रेसिंग टेबल का था। हुनैन को 2 ही चीज़ों से शदीद किस्म का इश्क था, एक कपड़ों का और दूसरा परफ्यूम्स का। दुनिया के हर मुल्क से इसने परफ्यूम लाकर जमा किए हुए थे। जो हाल कपड़ों का था वही हाल परफ्यूम्स का भी था। ड्रेसिंग टेबल पर बेशुमार रखे परफ्यूम का कोई भी कैप नहीं लगा हुआ था। कितने कैप और परफ्यूम की शीशियाँ नीचे कारपेट पर पड़ी थी। सोफ़ा सेट पर नजर गई, वहाँ भी साफ़ सुथरे और मैले कपड़े पड़े हुए थे। गीला तौलिया भी सोफ़े की बैग पर फेंका हुआ था। हुनैन की सबसे बुरी आदत यही थी, गीला तौलिया सोफ़े पर फेंक देता। साल में 3-4 सोफ़े सेट चेंज करता। बकौल इसके सोफ़े की गद्दी गीली हो जाती तो स्मेल आती, क्योंकि वो रात को सोफ़े पर रात देर तक टीवी देखता था। सोफ़े के नीचे दाएं बाएं जूते भी यूं ही बेदर्दी से पड़े हुए थे, कुछ उल्टे थे, कुछ के शूलेस निकाल के जाने कहाँ फेंके हुए थे। शीशे की टेबल पर चिप्स के, चॉकलेट के, बबल के रैपर पड़े हुए थे। ये इसकी आदत थी कि टीवी देखते हुए लाजमी कुछ ना कुछ इसे खाने को चाहिए होता था, जिससे ज़ुबारी शदीद तंग थी। नीचे अगर टीवी देखता तो ज़ुबारी के नाक में दम कर दिया करता। कभी नूडल्स चाहिए, मैकरोनी चाहिए, कुछ मीठा चाहिए, बहरहाल कुछ ना कुछ तो ज़रूर चाहिए। बिल्कुल घन चक्कर बना दिया करता। वो ज़ुबारिया को ये वजह थी कि सलजोक ने इसके बेडरूम में एक फ्रिज रखवा दिया था, जिसमें फ्रूट से लेकर ड्राई फ्रूट, चिप्स, चॉकलेट, बबल, कोल्ड ड्रिंक, खाने पीने की हर शय रखी गई थी, जिसे मतलूब थी। हत्ता कि हर हफ्ते पिज़्ज़ा डिलीवरी अलग आती इसके लिए,
हुनैन को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ बीबी जान और सलजोक का था, और जब नज़र बेड पर पड़ी तो अपना सर पीट लेने की ख्वाहिश जागी। बेडरूम की अशिया तो बेहतर थी, पड़ी सो पड़ी थी, वो खुद भी बड़े बेढंगेपन से बेड पर पड़ा हुआ था। पूरा ब्लैंकेट नीचे पड़ा हुआ था, कारपेट पर सवाई एक ज़रा से कोने के जो इसके अपने हाथ के नीचे दबा हुआ था। एक तकिया चेहरे के ऊपर, दूसरा टांगों में फंसाया हुआ था, बल्कि इसके पूरे वजूद को इसी के कपड़ों ने छुपाया हुआ था। जुबारी ज़बरदस्त गुस्से में आ गई। उफ़ मेरे खुदाया हुनैन! जुबारी ने अपना सर पीट लिया था और गुस्से से आगे बढ़ी। हुनैन उठो हुनैन! जुबारी इसके सर से उस ऊपर से सारे कपड़े हटाने लगी और इसका कंधा पूरी जान से झंझोड़ के रख दिया। हुनैन मैं कहती हूँ उठो! क्या हुआ मामा, सोने देना। वो भी ढीठों का सरदार था, दूसरी करवट लेकर ब्लैंकेट खींच कर खुद पर जैसे तैसे डाला, फिर सो गया। जुबारी की तो मजीद जान सुलग के लगी। हुनैन शराफत इसी में, उठ जाओ वरना बहुत मार खाओगे। जुबारी ने पूरा ब्लैंकेट इसके ऊपर से खींचा और एक साइड पर पटका। हुनैन की गहरी नींद में खलल हो गया, पड़ गया। क्या हुआ मामा, सच्ची बहुत सख्त नींद आ रही है, बाद में बात कर लीजिएगा ना। हुनैन ने मुंदी मुंदी आंखें से जुबारी को देखा जो शदीद मुश्तिल हो रही थी। मम्मा सुबह 5 बजे और सोने देना, वो आदि से इल्तिजा कर रहा था। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर नहीं उठे तो मैं तुम्हारे डैडी को बुला रही हूँ, वही तुम्हारी नींद को खैराबाद कहेंगे। जुबारी की आखिरी धमकी होती थी हुनैन को सीधा करने के लिए, मगर वाकई इस वक्त शदीद नींद के ज़रिए से था जो टस से मस न हुआ। जुबारी को नरम ममता तो कह रही थी कि इसे नहीं उठाए, सोने दे, मगर बीबी जान के बुलावर समर अफरीदी ने इश्तियाल ने ऐसा करने नहीं दिया। ऑल राइट, मत उठो, मैं जा रही हूँ, तुम्हारे डैडी को बुला के यहीं लाती हूँ। बहुत सता लिया तुमने मुझे, अब वही तुम्हें आकर सुधारेंगे। जुबारी से 2 कदम पीछे हटी थी और जुबारी की धमकी कारगर साबित हुई। ओ नो मामा, प्लीज़ प्लीज़ सॉरी। हुनैन ने तेजी से उठकर जुबारी का हाथ थामा और इन्हें बेड पर बिठा कर नहायत लाड से इनके कंधे पर बाजू का घेरा करके वही अपना सर धर दिया। चलो हटो यहाँ से, मुझ पर बटर पॉलिश करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जुबारी ने आधे सोए आधे जागे हुनैन का हाथ अपने कंधे से हटाना चाहा, मगर वो भी ढीठ बना रहा। सॉरी। इसने जुबारी के बालों पर बूसा लिया, पहले से पहली पोजीशन में आ गया। जुबारी इसकी हरकत से नरम पड़ गई। तुम बाज नहीं आओगे ना अपनी हरकतों से? जुबारी ने हल्के से इसके हाथ पर चप्पत लगाई। मैंने क्या किया? इसने मासूमियत से इस तरह किया जैसे बाकी इसने कुछ ना किया। और जुबारी सही मानों में गुस्सा होगी, एक झटके से खुद से पीछे के उसका कान पकड़ लिया। ये सब क्या किया तुमने? ऊपर से मुझे मासूमियत दिखा रहे हो? जुबारी के इशारे इसके हाथ दर्जा पहले बेडरूम की सिमता हुनैन मुस्कुरा दी, तो जुबारी ने इसकी मुस्कुराहट पर नाराज़ी से इसका कान छोड़ दिया। वो मामा एक्चुअली रात मेरे फ्रेंड से मुझे पार्टी पर इनवाइट किया था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं। वो सर खुजाता साजगी से बोला। इसका मतलब है पूरा कमरा उलट पलट कर दो? जुबारे की जान चल के रहेगी। उफ़ मेरे खुदाया हुनैन, तुम्हारा क्या बनेगा? तुम्हारे बेडरूम की कोई भी एक शय अपनी जगह पर नहीं है। परेशान करके रख दिया तुमने मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस फैले बिखरे बेडरूम की वजह से मुलाजमी यहाँ टिकते नहीं है। और अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कहाँ से समेटना शुरू करें। सॉरी मामा। वो उठकर इनके कदमों में जाकर बैठ कर प्यार से इनकी गोद में सर रख दिया। वो ऐसा ही था, जुबारिया को खुद से नाराज़ नहीं होने देता था, और फिर जुबारिया भी कहाँ इससे नाराज़ रह सकती थी। वो अच्छी तरह जानता था बस ये रूठना मनाना तो चलता ही रहता है। दिन में कोई 10 बार वो जुबारिया को मनाता था, तो ये जुबारिया मसनूई नाराज़ होकर समझती थी वो अब सुधर जाएगा, मगर इसने तो जैसे ना सुधरने की कसम खाई हुई थी। जुबारी के 2 ही तो बेटे थे, इनकी कुल कायनात, इनके जिगर गोशे, इनकी आंखों की ठंडक जुबारी की पूरी दुनिया में अपने दोनों बेटों के गिर्द घूमती थी, मगर दोनों बेटों के मिजाज में, हरकतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। सलजोक जितना ठंडा मिजाज, सुलझा हुआ, फर्माबरदार, सादतमंद बेटा था, हुनैन इतने गर्म मिजाज, शौक, चंचल, आशिक मिजाज लड़का था। हर रोज़ नई लड़की से दोस्ती करना, फिर पैकअप कर देना इसका पसंदीदा मशगला था। लड़कियों को महंगे महंगे गिफ्ट, कीमती गिफ्ट देना, इन्हें क्लब ले जाना, यही इसका शौक था, जिससे समद अफरीदी को शदीद चिढ़ थी। इसलिए हुनैन कम ही समद अफरीदी के सामने आता था। सलजोक से पूरा 7 साल छोटा होने की वजह से खूब लाड भी उठवाता और फ़ायदा भी। तलीम अलग दूरी छोड़ के बैठा था, बकौल इसके बीकॉम कर लिया, दुनिया फतह कर ली। समद अफरीदी तो इसे भाई भिजवाने के चक्कर में थे वहाँ तलीम हासिल करने, मगर मॉरल सपोर्ट का काम बीबी जान जो करती। वो इनकी पनाहों में छुप कर सिर्फ अपनी मनवाता था। सलजोक भी कम नहीं था। हुनैन इसके कंधे पर बंदूक रख कर चलाता था, और जो हुनैन कहते वही करता था। समद अफरीदी के आगे सलजोक अफरीदी इसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता। डैड, हुनैन अभी छोटा, जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद ही अक्ल आ जाएगी। खूब फरमाया साहबजादे सलजोक अफरीदी तुमने, बल्कि यूँ कहिए कि जब हाथ में लाठी आ जाएगी तब जो अक्ल आती होगी वो भी रुखसत हो जाएगी। समद अफरीदी नहायत तब कर सलजोक अफरीदी को जवाब देते थे, और जिसके लिए बहस होती वो पीछे खड़ा अपनी जीत की खुशी में जश्न मनाने बाहर निकल जाता। मामा मामा। इसने जब देखा कि जुबारी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, बिल्कुल खामोश हो गई, तो इसने हाथ बढ़ा के इनका रुख अपनी सिमत मोड़ा। नाराज़ हो गई? अच्छा ठीक है, आज के बाद आपको मेरा बेडरूम ऐसा फैला हुआ नहीं मिलेगा। हुनैन, ये बात तुम मुझसे 1000 बार बोल चुके हो, बेजारी से बोली थी। अच्छा चले, इसमें एक नंबर और काउंट कर ले। वो मुंह नीचे के शरीर अंदाज में मुस्कुराने लगा। बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, सुधरना नहीं कभी भी। वो एक हल्की सी चप्पत इसके सर पर मारी। ओके मामा, आपकी ख्वाहिश का एहतराम करूंगा। इसने डटाई से मुस्कुराते हुए जुबारी का हाथ थाम लिया और इसकी पुष्ट पर अकीदत से बूसा लिया। ठीक है, आ लेने तो सलजोक को, वैसे भी वो 1-2 दिन में आ रहे, तुम्हारा बस एक ही हल निकलता है इसके सलजोक के, हमरा तुम्हें समद साहब के साथ ज़बरदस्ती ऑफिस भेजा जाए। सच? सलजोक भैया आ रहे हैं? मगर कब? इतने तेज़ है? मेरी रात में इनसे बात हुई, इन्होंने मुझे नहीं बताया अपनी आमद का, मगर खैर मैं भी बख्शने वाला नहीं हूँ। जुबारी की ऑफिस वाली बात खोल के इसने सलजोक के अफरीदी की आमद पर गौर किया। खुशी ही ऐसी थी जो इसके चेहरे पर खुशी के वाज़ेह रंग खिले थे।
हुनैन बहुत चालाक हो, मैं सब जानती हूँ, सुलझोग के आने की खुशी से ज़्यादा तुम्हें इससे जो आज़ादी की फेवर मिलती है ना, इसकी ज़्यादा खुशी है। जुबारी ने बगौर इसके चेहरे के खिलते रंगों को देखा। ओ मामा, आप कितनी समझदार है ना, मगर ये वाकई सच है कि सुलझोग भैया के आने की खुशी बहुत है, और आज इसी खुशी में माँ बदौलत अपना फैला बिखरा बेडरूम खुद साफ करेंगे। वो तेजी से खड़ा हुआ और अपने बेड से सबसे कीमती सूट उठा के इसका गोला बना के वार्डरोब की तरफ और बड़ा सा गोला अलमारी के खाने में ठूंस दिया, और जो बाकी कपड़े नीचे लटक रहे थे वो भी सब उठाकर ज़बरदस्ती दूसरे खाने में ठूंस दिया। पारी थी दरवाज़ा बंद करने की, जो किसी की तरह ढीठ बना हुआ था, ना बंद होने की कसम खा के बैठा हुआ था। इसकी सारी कार्रवाई जुबारिया पलट कर देख रही थी और गर्दन नफ़ी में इधर उधर लादी खड़ी होगी। हुनैन की ज़बरदस्ती वाली हरकत जो अपने कपड़ों पर कर रहा था, हौले से मुस्कुरा दी। हटो यहाँ से, मैं खुद कर लूँगी। इसे तो चाहिए इशारा था, फ़ौरन एक साइड पर हो गया। कभी कभी तो सोचती हूँ अल्लाह मुझे तुम्हारी जगह एक बेटी दे देता, कम से कम वो तुम्हारी तरह फोहड़ और बदसलीका तो नहीं होती। मम्मा, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है अगर आप चाहें तो, पूरे स्टार मुस्कुराहट अंदाज में कहा गया। वो कैसे? सलजोग भैया की शादी कर देते। आइडिया बुरा नहीं है, इस बारे में सोचा जा सकता है, और फिर मेरा सलजोग नहायत फर्मा बरदार सादतमंद बेटा, इन्हें तो हर माँ बाप अपनी बेटियां देने को तैयार होंगे। नहायत फ़ख्र से जुबारिया ने सलजोग अफरीदी की तारीफ़ की। फिर अपने ख्याल पर अमल पैरा कब हो रही हैं आप? इंशाल्लाह बहुत जल्द। मामा, अगर आप कहें तो मेरी नज़र में बहुत सारी लड़कियां, कहें तो दिखा दो। ये देखो, जुबारी ने अपने दोनों हाथ इसके आगे जोड़ दिए। कोई यूं जोड़ता है, मैं पूरी कोहनियों तक जोड़ती हूँ। खुदाया, तुम मुझे कोई लड़की मत दिखाना, मुझे अपने सलजोग के लिए एक सुलझी प्यारी सी लड़की चाहिए, जो इस घर में आकर हर तरफ चांदी चांदी बिखेर दे, जो एक बेटी की कमी पूरी कर दे, ना कि चलता फिरता इश्तिहारिया मॉडल। और अब खबरदार, जो तुमने मुझे सलजोग के लिए कोई लड़की दिखाई हो तो। मैं सलजोग के लिए लड़की पसंद कर चुकी हूँ, बहुत जल्दी से अपने सलजोग की दुल्हन बनाकर यहाँ इस घर में ले आऊँगी। सच मामा, आपने लड़की देख ली? मुझे भी देखना अपने होने वाली भाभी जान को। इसने आकर जुबारे के गले में दोनों हाथ डाल दिए। अरे वो है ना तुम्हारे डैडी के बिजनेस पार्टनर फ़हीम अहमद, इनकी बेटी हीरा। मुझे जरमील की शादी में बहुत पसंद आई थी। इनकी आंखों के हीरा का प्यारा सा चेहरा घूम गया। क्या? हुनैन ने अपने बाजू गुब्बारे के गले से निकाल लिए। वो नकचिड़ी? हुनैन को भी हीरा याद आ गई। जमील की शादी पर एक सरसरी सी मुलाकात हुई थी, ये बात कुछ भी नहीं थी। वो मोबाइल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कि चलते चलते हीरा से टक्कर होगी। हीरा ने खासा बुरा मुंह बनाया, बल्कि इसे अच्छी खासी झाड़ भी पिलाई थी। हालांकि इसने सॉरी भी किया था, मगर हीरा ने इसके सॉरी को अहमियत ही नहीं दी और अच्छी खासी सुनाती वहाँ से चली गई। फिर इसने तहैया कर लिया कि आज के बाद इस घर में कदम भी नहीं रखेगा। हुनैन, बुरी बात है। जुबारिया को अच्छा नहीं लगा। जुबारिया, बाहर से बीबी जान की आवाज़ आई। वो दरवाज़ा खोल के अंदर ही आ गई थी और हुनैन के बेडरूम की बिगड़ी अबतर हालत देखकर गश्ते बंदा होकर रह गई। खुदा ना ख्वास्ता, यहाँ कौन सा तूफान आंधी आकर गुजरा जो सब कुछ उल्टा के चला गया। गुड मॉर्निंग दादो। हुनैन दुबारे को छोड़कर बीबी जान के गले का हार बना। मेरा बच्चा, मेरा चांद, जीता रहे, खुश रहे। बीबी जान ने पिचकारते हुए इसके लाद उठाए थे। दुबारी ने मुस्कुराते हुए दादी पोती का प्यार देखा और सारे कपड़े जो हुनैन ने ज़बरदस्ती घुसेड़े थे वार्डरोब में सब निकाले और बेड पर रखे को तय करने लगे, बनाने लगे। हुनैन बीबी जान को संभाले अपने बेड तक लाया, जो कपड़े वगैरह पड़े थे सबको साइड पर किया, इनके लिए जगह बनाई, इनको बिठा के खुद इनके कदमों में बैठ गया। ये बताओ, रात की पार्टी कैसी रही? मज़ा आया मेरे जिगर गोशे को? बीबी जान ने इसके उलझे बिखरे बालों में हाथ फेरा। सच सादो, इतना मज़ा है कि क्या बताऊँ। हमारे सब फ्रेंड्स इकट्ठे थे, इस नाइट पार्टी को यादगार बना दिया। और फिर जो नॉन स्टॉप शुरू हुआ, फिर जब तक पूरी राम कहानी ना चुप खत्म होगी, चुप ना हुआ। वो एक एक बात तफसील से बताता तो हैरत की बात ये होती कि इनकी इस बुद्धू की बातों से बीबी जान कभी बोर नहीं होती थी। वो था ही ऐसा, अपने दिन भर की रूटीन, पार्टी, फंक्शन वगैरह को गो के हर बात बीबी जान से डिस्कस करता था, जैसे वो जो को शौक से सुनती थी। अपना हर ज़रूरी काम छोड़ के, ख्वाह वो कितना ज़रूरी क्यों ना हो, हुनैन से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। बीबी जान बहुत खुश होती थी इससे। इसमें इन्हें अपनी बेटी शैला अफरीदी की झलक दिखाई देती, इसके पास से इन्हें शैला की खुशबू आती थी। वो भी तो ऐसी थी, हद दर्जा बातूनी और शरारती। घंटों बीबी जान से इधर उधर की बातों में टाइम पास कर देती, बाज़ औक़ात वो खुद भी चढ़ जाती थी। ए लड़की कितना बोलती है, मैं तो सोचती हूँ कि नींद भी कैसे चुप रह लेती हूँ। वो फिर कलकारियाँ भरने लगती, खूब हंसती खुशी रहती। नाहिल चंचल थी शैला अफरीदी, मगर इसके जाने के बाद इनकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वो इनकी इकलौती बेटी थी, वो बेटों के पैदा होने के बहुत साल बाद पैदा हुई। इनकी तो ज़िंदगी उजड़ गई और जैसे सब खाली हो गए। इनके अंदर जो कमी जो खला आ गया, तो वो तो जैसे शायद ज़िंदगी भर नहीं भर सकता। जो मगर हुनैन जो शैला का पड़तू था, इसने आकर इनकी ज़िंदगी के खला को थोड़ा सहारा ज़रूर दिया। इसलिए तो वो हुनैन की हर जायज़ नाजायज़ बात पर लब्बैक कहती थी। बीबी जान, अब ज़रा हुनैन की ख्वाहिश भी सुन ले, जिसका इज़हार इसने अभी मुझसे किया। वो ये कि सलजोग के लिए ये हमें लड़कियाँ दिखाएगा। जुबारी कपड़े तय करते हुए बड़ी चाहत से अपने बतूनी बेटे को तकने लगी। बीबी जान ने मसनूई अंदाज में हुनैन को अपने चश्मे के पीछे से घूरा। हुनैन ने फ़खरी अंदाज में इस तरह बीबी जान को देखकर जैसे नहायत अच्छा मशवरा दिया। क्यों दादा, मैंने अच्छी बात कही है ना? बहुत अच्छी बात कही है बेटा जी, सलजोग की तो बचत ही बचत होगी पैसों की। अरे वो कैसे दादो? जाहिर सी बात है, तुम्हारी दिखाएगी लड़कियां जिस्म पर कपड़ा इतना ही पहनती है, कम वक्त तुम्हारी जितना ज़रूरत समझती हैं। इन्होंने गहरा तंज करते हुए हुनैन की बलोरी आंखों में झांका। जुबारी तो सर झुकाए हौले से मुस्कुराती, जबकि हुनैन बुरी तरह छहम के रह गया। बीबी जान, आप भी ना। वो समझ गया था कि कुछ दिन पहले इसकी नई गर्लफ्रेंड समिया जैदी आई थी इसके घर इसे क्लब ले जाने के लिए। बदकिस्मती से इसकी मुलाकात बीबी जान से सबसे पहले हुई। समिया जैदी का लिबास इस कदर उरियान खुला था कि बीबी जान ने तो अस्तगफार पढ़कर कहानी पकड़ ली है, बल्कि इन्होंने तो अपनी तख्त पर रखी बड़ी सी सिंधी चादर उठाई और आगे बढ़कर इसके ऊपर उड़ा दी।
बेटा तुम माशाल्लाह से मुसलमान लड़की हो, मुसलमान घराने में पैदा हुई हो, मगर ये तुम आजकल की नई नस्ल ने खूब लिया है। मगरबी गोरों का कपड़ा पहन के समझती हो बहुत अच्छी लग रही हो, मगर असल में मुसलमान होने पर बट्टा लगा रही हो। उफ, फिर तो मत पूछिए। समिया जदी के सर पर लगी, पैर पर बुझी। इसके दिमाग का पारा सवा नीचे पर चला के बड़ी मुश्किल से इन्हें कुछ कहने से रोक पाई, वो भी अब सिर्फ हुनैन अफरीदी की वजह से। माई फुट। समिया जदी पैर पटकती बनाती हुई चादर वहीं झटके से फेंकती वहाँ से निकलती चली गई। इसके बाद हुनैन अफरीदी ने जितनी मुश्किलों से उसे मनाया था, इसका ही दिल जानता था। अब बताओ ज़रा मैंने क्या किया? जब तुमने इतना बेहुदा लिबास पहना, वो भी मेरे घर मेरे सामने आओगी? भाई मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। बीबी जान जानती है वो जो समिया जैदी ने टाइट सा टॉप पहना था वो कितने का था? बीबी जान को समिया जैदी का बेहुदा लिबास कुछ हजम नहीं हो रहा था। अरे मैं क्या जानूँ, इतना छोटा सा 3 साल की बच्ची का सूट पहना हुआ था, होगा कोई 1,000 तक का। इन्होंने नागवारी से कहा। व्हाट? हुनैन की तो आंखें फटी की फटी रह गई। बीबी जान क्या कह रही हैं आप? वो तो एक तो वो 3 साल की बच्ची का सूट नहीं है और ऊपर से 1,000 का भी नहीं है, वो बुरा मानते हुए बोला। इसके यूँ बुरा मनाए जाने पर जुबारी ने नोट किया, फिर कहा अच्छा तो फिर तुम ही बता दो वो छोटा सा सूट कितने का मेरे लाल? बीबी जान वो जो समिया जैदी ने टाइट्स पहना था वो सिर्फ वही 3,000 का और इसका टॉप 5,000 का। बीबी जान ने हैरानगी समेत मुंह पर उंगली रखी। ए लड़के तो पागल तो नहीं हो गया? क्या वो जो कमीज़ पहनी थी इस बावली ने, वो छोटी सी कमीज़ 5,000 की भला कैसे हो सकती है? टॉप? बीबी जान इसे टॉप कहते हैं। अरे टॉप हो या शॉप, मुझे तो लगा था अपनी किसी भतीजी भांजी की कमीज़ पहन ली हो गलती से। तोबा है बीबी जान आपसे तो। रीढ़ लगा दी आपके इसके सूट की। आप जानती भी हैं कि कुछ हाई सोसाइटी में कितना आईना है ये फैशन। बीबी जान की समिया जैदी की ड्रेस पर इस तरह का तबसरा करना हुनैन को जज्बस कर गया। अरे आग लगे ऐसे फैशन को जो अपने जिस्म की इस तरह खुलेआम नुमाइश कराए। हुनैन, जुबारी ने अपना काम छोड़कर हुनैन को देखा। जी मामा जानी। एक बात तो बताओ, तुम जो इतनी हमायत कर रहे हो समिया जैदी के सूट की, तुम्हें कैसे पता कि वो सूट इतना महंगा है? बेड के सारे कपड़े वो तय कर चुकी थी, अब इन्हें इसके वार्डरोब में रखने दे। वो इसलिए मामा जानी क्योंकि समिया जैदी को वो टाइट्स और टॉप मैंने गिफ्ट किया था। बिल्कुल बेधड़क ही हुनैन अफरीदी की जुबान से सच फिसल गया। जुबारी ने वार्डरोब बंद किया और उसको घूर के देखा। देख ले बीबी जान, इसके करतूत, हद होती है बेशर्मी की भी। बीबी जान ने भी इसे हैरान होकर देखा। हुनैन ने मुंह नीचे करके सर खुजाना शुरू कर दिया। वो बीबी जान एक्चुअली, इसने बीबी जान की खामोशी को नोट किया तो जल्दी इसके दोनों हाथ घुटने पकड़ लिए। अरे परे हटो, ला हौला वाला कुव्वत, कोई और गिफ्ट नहीं मिला इसे देने को? बीबी जान ने इसकी तरफ से रुख फेर लिया। जबकि जुबारिया फिर से अपने काम में लगी। उन्होंने पहले जुबारिया को देखा फिर बीबी जान को। बीबी जान इसकी बर्थडे थी ना? इसने बीबी जान का रुख अपनी सिमत मोड़ा। अरे तो बर्थडे पर तुमने इसे 3 साल की बच्ची का सूट गिफ्ट कर दिया, ये बात अगर समझ साहब को पता चल जाए तो अब के वो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। और मैं सोच रही हूँ तुम्हारी हरकत तो इनके कानों तक पहुँचनी चाहिए। हद होती है, हर हफ्ते एक नई लड़की से दोस्ती। चलो ठीक है, अब इतने आगे बढ़ गए कि इतना बेहुदा लिबास भी गिफ्ट करने लगे। वो सख्त नाराज़ होने लगी थी और नाराज़गी में बहुत सारे रेपर्स उठाने लगी। सॉरी मामा जानिए बीबी जान, वो सादगी से बोला। दोनों समझी वो आज के बारे से हरकत नहीं करेगा, मगर अगला जुमला बीबी जान को तो मुस्कुराने पर मजबूर कर गया, जबकि जुबारी की पूरी तरह जान जल के रह गई। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर किसी भी लड़की को अगर टॉप या टाइट्स गिफ्ट की तो आप लोगों से पोशीदा ही रखूंगा। वो शरारती अंदाज में चेहरा नीचे झुकाए मुस्कुरा दिया। जिंदगी भर सुधरना नहीं। जुबारी ने मलामती नज़रों से मुस्कुराते देखा, फिर वहाँ रुकी नहीं, कमरे से निकलती चलेगी। ओहो, मामा जानी तो नाराज़ हो गई। लम्हों में हुनैन अफरीदी की मुस्कुराहट सिमटी थी। चाहे कभी कुछ भी हो जाए, वो मामा जानी को खुद से नाराज़ भी तो होते नहीं देख सकता था। मेरी जान, तुम्हारे काम भी तो ऐसे ऊट पटांग है। बीबी जान ने जानिसार नज़रों से इसको देखा। वो अपनी बीबी जान का चहीता था। इसे देखकर अगर शैला अफरीदी की कमी पूरी होती थी तो इसे शैला अफरीदी की खुशबू आती थी, तो इन्हें अपना पोता भी याद आता था। इनके वकीलीत का इकलौता बेटा हनी, जिसकी आंखें और हुनैन की आंखें बिल्कुल एक जैसी बलोरी थी। हुनैन ने बकौर बीबी जान को देखा जो कुछ सोच रही थी। बीबी जान कहाँ खो गई? इसने बीबी जान के आगे हाथ लहराया था। कहीं नहीं। इन्होंने एक सर्द सांस खींची थी। शफ़क़त और मोहब्बत से हुनैन अफरीदी के सर पर हाथ फेरा, जिस पर वह धीरे से मुस्कुरा दी। इनका वही हाथ थाम कर अपने लबों से लगा लिया। आई लव यू ग्रैंड माँ, बीबी जान हौले से मुस्कुरा दी। अच्छा ये बताइए कि इतनी सुबह आप मेरे बेडरूम में क्यों आई? कोई काम था तो मुझे हुक्म दे दिया होता। वो अच्छी तरह जानता था कि बीबी जान कभी इसके बेडरूम में नहीं आती, वजह इसका इस कदर फैला हुआ बेडरूम था। मगर जब बहुत ज़रूरी काम होता तो वो चलकर इसके बेडरूम में आ जाती। हालांकि वो इतनी बार मना कर चुका था कि आप मत आया करें, मुझे बुला लेकर, मगर वो कहती थी मेरा ज़ाती काम है, इसलिए खुद चल कर आती हूँ। बीबी जान आप ये कह के सच मुझे बहुत हर्ट करती हैं। मगर बीबी जान इसकी रोशन पेशानी पर बूसा लेकर इसे अपना काम बता देती। फिर चाहे हुनैन अफरीदी को कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना, किसी से मिलना हो, सब कैंसिल करके बीबी जान का काम पहले करता, जो कि इस वक्त भी इन्हें बहुत कोई ज़रूरी काम था। जी कहिए क्या काम है आपको? वो संजीदा होता बीबी जान के कदमों से उठकर इनके बराबर में आ बैठा। तुम्हें मेरे काम से कोयटा जाना है? कोयटा? मगर क्यों बीबी जान? हुनैन अफरीदी ने अपनी बलोरी आंखों में हैरानगी सुमाई। वहाँ मेरी खालाजाद बहन रहती है, इसका फ़ोन आया था, वो बहुत परेशान लग रही थी, तुम जाकर इसे यहाँ लेकर कराची ले आकर आ जाओ। बीबी जान के चेहरे पर परेशानी के वाज़ेह असर थे। बीबी जान इन्होंने बताया नहीं कि इन्हें क्या परेशानी है? हुनैन अफरीदी ने बगौर नोट किया इनकी परेशानी। नहीं बेटा, इसने बताया नहीं, मगर मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे सामने होगी तो अपना दिल खोल के मेरे सामने रख देगी, मगर फ़ोन पर कोई बात नहीं बताएगी। तुम बस इसे मेरे पास ले आओ, मुझे और इसे दोनों को सुकून मिल जाएगा। बीबी जान के चेहरे पर अपनी फ्रेंड के लिए कर्ब की लकीरें उभरने लगी। इसका दुख हुनैन अफरीदी के इनका दुख हुनैन अफरीदी का दुख, इनकी खुशी इसकी खुशी। फ़ौरन जाने की हामी भर ली। बीबी जान आप बेफिक्र हैं, आपका काम हो जाएगा।
जीता रहे, लंबी और सेहतयाब उम्र पाओ। इन्होंने इसका शाना पकड़ा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, अभी निकलना है। अभी? बीबी जान के अभी पर इसने ब्रूज खाई। हाँ चंदा, अभी और इसी वक्त निकलना है। इन्होंने इसके गाल को सहलाया था। बीबी जान कल चलेगा। आज लंच इसने सैमिया ज़ैदी के साथ करने का वादा किया था। इतनी मुश्किल से तो मानी थी, अगर आज लंच पर ना मिले तो फिर नाराज़ हो जाती। नहीं जाना तो आज ही जाना है और कल वापसी होगी तुम्हारी। अच्छा, वो सोच में पड़ गया। सैमिया ज़ैदी से की गई कमिटमेंट के बारे में सोचने लगा कि आखिर क्या बहाना बनाया जाए कि वो खफा ना हो। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। आज तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होगी। कैसी लगी आपका एपिसोड अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ऐसा करते हैं, पहले कमेंट सेशन को देख लेते हैं एक नज़र, दैन हम वीडियो एंड करेंगे। रेहान वालेकुम अस्सलाम। बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है। आपके न्यू नावल के बारे में बोलना था के लिए हाँ है, उसके लिए हाँ है। अच्छा जी, बस आप रिस्पॉन्स देते रहे, इंशाल्लाह वो नावल भी आएगा। साइम भाई वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। फरजाना चौधरी अमेजिंग। सायरा रियाज, नावल अच्छा चल रहा है। ईच एपिसोड पहली वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, ये नावल मुझे भी इस वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है। फरजाना चौधरी, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। क्या हुआ आपकी बेबी को? मेरी हुरब की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। वो बीबी है, गला ख़राब, खांसी, बुखार, जो वायरस चल रहा है आजकल, नयाब NYB। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अरशद मरने वाला मुझे लग रहा है। लग गया तो मैंने भी, वैसे लागत मैंने भी ही रहा। देखो हूँ वापस आना कि नहीं आंदा अरशद। यार पास्ट तो बता दो, याले का पास्ट कब आएगा? याले का क्या पास्ट है, बता तो दिया कि वो शादी के दिन 2 दिन बाद छोड़ के चला गया था उसको। तो फिर याले के शादी के अगले दिन ही छोड़ के चला गया था। फिर उस तो बाद 2 साल बाद मुड़ के आया। तो उस तो बाद हुण याले ने मुँह नहीं ला रही। तो उस तो बाद याले ने पीछे खुदकुशी करने की कोशिश की थी। यही याले का पास्ट है और याले का कोई सेपरेट पास्ट नहीं आना होना। तामीर खान, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस नावल। अच्छा, न्यू नावल है, रीच वाले नावल के लिए कह रही हैं आप। स्नीक शेयर की थी मैंने आपको, उस पर भी बताइएगा। फरजाना चौधरी, येस प्लीज़। तमीर खान, जो नावल इस टाइम आ रहा है उसके बाद 5 के सब्सक्राइबर होंगे तब आएगा। रीजा आपी ने कहा था। हाँ जी, ये है। अगर ये जो नावल चल रही है, मैं कह नहीं सकती कब एंड होगा। ये नावल आज हमारा हाफ़ हो गया, मतलब हाफ़ रह गया, हाफ़ हो गया। तो इंशाल्लाह जैसे ये नावल एंड होगा, और उसके बीच में मैंने आपको वक्फा तो नहीं ना कराना, वो मैंने अगले साल ही शुरू करना नावल। लेकिन वो तब तक 5 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे तो, नहीं तो मैंने अगले साल भी शुरू नहीं करना। और है ऐसे है कि ये फिर इस साल में जो दिन बचेंगे ना, फिर वो मैं देख लूँगी कौन सा नेक्स्ट स्टार्ट करना नावल। सहर इकबाल, नाइस। शहीना परवीन, वालेकुम अस्सलाम। प्लीज़ प्लीज़ यार रूह यारम की भी बनाओ प्लीज़। रूह यारम भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे उसको भी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता अभी न्यू नावल आएगा। सुमेरा अरशद, वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यू नावल। अच्छा जी। मलिक साहबा, वालेकुम अस्सलाम। आप इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। ये अरशद बात बात पे बेचारी सिमरन की इंसल्ट करता है, उसे तो मौका चाहिए बस। कैसे उसे बोला था कि नेक्स्ट टाइम ऐसे मेरे सामने मत आना, बस उन्हें छितरा दी कमी है। लेकिन याले के साथ उसे बातें करते देखकर मकसूम को हैरत हुई कि वो हंसता भी है। बस इधर उधर दी शक्लों तो कदी कदी रौनक आती है। मकसूम ने याले से फिर पूछ भी लिया। अफरीदी से मानिया को फ़ोन किया कि वो कितनी देर डर गई थी उस नूरी के अफरीदी के साथ मिली हुई। आहो, नूरी ने ना चुगलखोर का बार रखा ऐसी अफरीदी ने अपना। वही वानिया की सारी बातें उसे बताती है। बेचारी सारी रात परेशान रही वानिया, और साथ उसके बाबा भी। लेकिन जब अफरीदी ने वानिया के बाबा को वानिया के बारे में बोला तो उसने नहीं खाना चाहिए था, उसे नहीं कहना चाहिए था। इस समय वो बेचारी बेकसूर ही है। लेकिन अज वाली जी गल वानिया बेशक बेकसूर है, लेकिन हानशिक तो कसूरवार निकले ना। अज वाली किस्त भी तन पता लग गया होगा। यार लोग पहुँच के वानिया लोग के घर। बेचारी वानिया कैसे खुश हो रही थी। शुक्र है कि वो बेचारी के कुछ पुरसकून हुई, वरना वो तो बेचारी फरीदी की वजह से कितनी परेशान थी। बाकी अल्लाह भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन जी।